जीना सीखो। जी तो सभी रहे हैं, तो लोगों के जीने में और आपके जीना सीखो में क्या फर्क है? एलोपैथी आसमान है और आयुर्वेद धरती में नीचे गड़ा हुआ है, तो इसको बाहर निकालना है। तो मैंने एक प्रण लिया, तो 2021 11 जुलाई को मैंने पहला हॉस्पिटल खोला। जब दुनिया में कोई इलाज ही नहीं है, डॉक्टर ने आपको मरने के लिए छोड़ दिया, 2 महीने का टाइम है, 1 महीने का टाइम। जब डॉक्टर बोल देते हैं ना, परिवार वालों को बोलते सेवा कर लो, जितनी जाओ सेवा करो, 20 दिन के मेहमान है। जितने लोगों को डॉक्टर ने बोला ट्राई करने के लिए आ जाओ, ट्राई करने आ जाओ, अगर बच गए तो जिंदगी बन जाएगी। 4 महीने में ही हॉस्पिटल हाउसफुल हो गया। पॉडकास्ट आप मेरा करने आए हो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके घर में रोज झाड़ू लगता है? अच्छा, घर में रोज पोछा लगता है? आप भी बताओ जगह कमेंट करके। अच्छा ठीक है, रोज घर में आपके डस्टिंग भी होती होगी, झाड़न यानी कि मिट्टी साफ करते हैं, ठीक है। तो फिर मुझे बताओ, दीपावली पर एक्स्ट्रा कचरा कैसे निकल आता है? बताओ। जहाँ साफ नहीं कर पाते साल भर में, बेड के नीचे, अलमारी के ऊपर, वहाँ हम जब रंग रोगन होता है तो निकाल के पूरी सफाई एक बार करते हैं। तो ऐसे ही आप अपने ऊपर लेते हैं। हम रोज पोटी करते हैं, रोज सुसु करते हैं, रोज पसीना निकलता है, तो भी कैंसर हो रहा है, तो भी किडनी फेल हो रहा है, तो भी लीवर फेल हो रहा है, क्योंकि हम अपनी दिवाली नहीं मना रहे। भारत में आज से लगभग 20-30 साल पहले सामान्य रूप से हम सब जगह पानी पी लेते थे। आज पानी खरीदना पड़ रहा है, बोतलों में पानी बंद है, घर घर में आरओ है, लेकिन पानी अभी भी खराब है। आप कहते हैं पानी बदलो, क्या है इसका मतलब? आरओ तो आपके पानी के अच्छे मिनरल्स भी छीन लेता है। आरओ आपको बीमार करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने लगवाए हैं आपके घरों में। प्लास्टिक की बोतल आपको बीमार करने के लिए बनाई गई है कि आप बीमार हो और बाद में आपका बिल बने और आपका पैसा कहीं कहीं पहुंच जाए। अगर आपको पानी लेकर घूमना है, कांच की बोतल या कॉपर की बोतल या चांदी की बोतल मिलती है बाजार में। किसने बोला आपको प्लास्टिक की बोतल में पानी पियो? उसमें माइक्रो प्लास्टिक होता है, वो आपके पेट में जाता है, बाद में ब्रेन ट्यूमर, रसौली, गांठ, ब्रेस्ट में कैंसर, बॉडी में कहीं और कैंसर बनेगा। शुगर की बात आप करते हैं कि 3 दिन में शुगर की दवाई पूरी बंद, तो ये चमत्कार है थोड़ी देर का या स्थायी समाधान है? शुगर के पेशेंट को कहा जाता है बार बार खाओ, वो शुगर आपको बनी रहे इसलिए कहा जाता है, अच्छा, ताकि आप जिंदगी भर पेशेंट बने रहे। आप भटूरे खाना चाहते हो, पूड़ी खाना चाहते हो, टिक्की, समोसा, गोलगप्पे जो खाना चाहते हो, मना नहीं कर रहा। एक बार आप पहले सिर्फ प्लेट 1 प्लेट 2 समझो। मीठे फल जरूर खाने हैं, अच्छा, अगर डायबिटीज है तो। ये उल्टी बात है सर, ये उल्टी बात नहीं है, ये सीधी बात है। लोग आपने आज तक उल्टी सुन रखी है। अच्छा। भगवान कृष्ण के समय से मक्खन की परंपरा है, दूध की परंपरा है, दूध अभिषेक कहें या समय समय पर दूध की बात कहते हैं। दूध एक विशेष आहार रहा है, खासकर से हम भारतीयों के लिए। और अब एक नया दौर चला है, वीगनिज्म का दौर चला है, या आप जैसे लोग भी अब कहते हैं कि दूध का प्रयोग बंद कर दो। भोजन का मुख्य आधार था, अब ये बंद हो गया है, तो शक्ति कहाँ से आएगी? गाय को एक बार साइड कर देते हैं। अगर भैंस का दूध इतना ही बढ़िया है, गाढ़ा है, वो ज्यादा देती है और पौष्टिक होता है, तो अमेरिका में कोई भैंस का दूध क्यों नहीं पीता? जर्मनी में कोई क्यों नहीं पीता? जापान में क्यों नहीं पीता? चाइना में क्यों नहीं पीता? वो लोग पागल तो नहीं है? भैंस का दूध गाढ़ा है, सुपाच्य नहीं है, और गाय हमारी माता है, तो मतलब गाय का दूध अमृत है। लेकिन उसके पीछे 5 शर्तें हैं। जब उपवास करते हैं, सबसे बड़े एक सुबह सर दर्द देने लगता है। कई लोगों का ये है कि सर भारीपन, सर आदत नहीं है ना, और हम बड़े कमजोर हो चुके हैं, हमारा बीज कमजोर है। ये भैया, आप, मैं और आप, हम चारों ना धरती पे बिना प्लानिंग के पैदा हुए हैं। और जितने लोग ये देख रहे हैं, सारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तुम सब भी बिना प्लानिंग के पैदा हुए हैं। आयुर्वेद में इसको गर्भ शुद्धि, उससे पहले बीज शुद्धि, उसके बाद गर्भ धारण, ये पूरा प्रोसेस बताया है। उसके बाद आप प्रेगनेंसी प्लान करो। आप इस जन्म में भी ना हष्ट पुष्ट, सुंदर, सुशील, हेल्दी बच्चा पैदा कर सकते हो। अगर आपको किसी को बच्चा पैदा करना है, आप हमारी टीम को कांटेक्ट करो। ये जो सारा पेस्टिसाइड युक्त हम अन्न खा रहे हैं, ये कैंसर का एक बड़ा कारक है। किडनी फेल का, लीवर फेल का, हार्ट अटैक का, ब्रेन ट्यूमर का, रसौली का, बच्चा ना होने का, पावर कम होने का, ये सब बीमारी है। मैं सारे किसान भाइयों को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप प्लीज बिना पेस्टिसाइड के, बिना केमिकल के अन्न उगाना शुरू करें। हमारे यहाँ रोज 18,000 लीटर देसी गऊ की खाद निकलती है। मैं सबको निःशुल्क देने को तैयार हूं। सामान्य रूप से जब हम सब्जियां, मेरे हिसाब से सर, हमें ना एक पार्ट 2 बनाना चाहिए। आज वाले पार्ट 1 को छोड़ देते हैं, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं। अगर आपको पार्ट 2 देखना है, अगले 3 घंटे में 1000 कमेंट आएंगे ना, तो हम पार्ट 2 बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। ठीक है सर? ताकि इनको देखना भी, तो इनको अगर समझना ही नहीं है सर, अगर हमारे देश की जनता को सुधरना ही नहीं है
और वो ज्ञान चाहती नहीं है, तो हम क्यों देके अपना टाइम खराब कर रहे हैं? This episode is sponsored by Surya Pipe. प्रकाश सूर्या, जीवन भर साथ का वादा, दमदार मजबूती की मिसाल। प्रकाश सूर्या GI पाइप्स, चले सालों साल। आचार्य जी, स्वास्थ्य सबको बचाना है। हम कहीं भूमि बचाने की बात करते हैं, कहीं पशुओं की बचाने की बात करते हैं, आप कहते हैं मानव का स्वास्थ्य बचे। आचार्य जी, सबसे पहला प्रश्न ये है, आपका ये जो स्वास्थ्य बचाओ आंदोलन है, इस विषय में एंट्री आपकी कहाँ से हुई? देखो, हमारी संस्था का नाम है जीना सीखो, और ये नाम रखा था मैंने 2009 में, जीना सीखो, मतलब हाउ टू लिव एंड हाउ टू लिव हेल्दी। तो मैं ना 1987 में बहुत बीमार हो गया था खुद। तो उस टाइम मेरी उम्र 12-13 साल थी। तो 12-13 साल की उम्र से मैं 8 साल तक बहुत बीमार रहा, यानी कि 20-21 साल की उम्र तक। क्या बीमारी लगी? मुझे कभी जॉन्डिस हो जाता था, कभी वायरल हो जाता था, कभी खांसी हो जाती थी, जुकाम हो जाता था, पेट दर्द, पेट खराब रहना, शरीर काला पड़ना, सूखना शुरू हो गया था, वजन मेरा कम हो गया था। अच्छा। मेरा वजन घट घट के 39 किलो रह गया था। अच्छा। और मैं इतना डिप्रेस हो गया था कि मेरा कहीं मन नहीं लगता था, और मेरा आत्महत्या का मन बना लिया मैंने कि जाके सुसाइड करना है। उस उम्र में? हाँ, 20-21 साल की उम्र में, 95 की बात है। तो 95 मैंने सुसाइड का मन बना लिया था। तो पहले मैं छत से कूदने गया, तो एक बार को मन में आई कि बाई चांस हड्डियां टूट गई, विकलांग हो गया, बच गया तो फिर वापस आ गया। फिर मैं हरिद्वार चला गया गंगा में कूदने। तो वहाँ जाके जब देखा कि वहाँ ना लोग बचा लेते हैं और मरने में 5-7 मिनट का टाइम लगता है, तड़पना पड़ता है, तो मैंने आइडिया ड्रॉप किया। तो तीसरा तरीका मुझे बेस्ट लगा, ट्रेन की पटरी। तो मैं हरिद्वार से लक्सर आया, रात के 8:30 बज रहे थे, मैं आके ट्रेन की पटरी पे लेट गया, गर्दन ऐसे रख के कि भाई, और सामने से ट्रेन भी आने लग गई थी, सीटी बज रही थी, दिखने लग गई थी ट्रेन। तो बस आंख बंद कर ली कि मरूंगा ट्रेन की पटरी के नीचे आके। तो आंखें बंद कर ली क्योंकि मरना है। तो जैसे ही मैंने आंखें बंद करी और लेटा हुआ था, किसी ने मेरे कंधे पे हाथ लगाया कि पटरी बदल, पटरी बदल, इस ट्रेन इस पटरी पे नहीं आएगी। तो मैं उठ के बैठा। एक साधु था, सफ़ेद दाढ़ी वगैरह प्रॉपर, वो हरिद्वार के आसपास साधु बहुत रहते हैं। तो मेरे को एक चीज़ समझ आई, वो मुझे कुछ कहना चाह रहा है। तो मुझे लगता है सेंसेस वापस आए कि भाई मैं गलत कर रहा हूँ। तो मुझे एक चीज़ याद आई, पटरी बदल। तो मैं 8 साल से एलोपैथी का इलाज करा रहा था। अच्छा। और मेरे घर में किसी को आयुर्वेद की ABC भी नहीं आती थी। तो मेरे मौसा जी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। अच्छा। उन्होंने मुझे बोला था, 4 दिन पहले ही वो हमारे घर पे आए थे। वो वहाँ जा रहे थे अपना नीलकंठ दर्शन करने। मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ, यूपी का। अच्छा। किशनपुरा में मेरा घर था, और घंटाघर चौक के पास ताज होटल के सामने हमारी, मेरे पापा और ताऊ जी की शॉप होती थी जनरल स्टोर की। तो वहाँ पे उन्होंने बोला पटरी बदल। तो मेरे को एक चीज़ याद आई कि मेरे मौसा जी ने 4 दिन पहले बोला था, तेरा इलाज मैं करता हूँ, आयुर्वेद में आ जा। अच्छा। तो मैं घर गया, पहले तो बहुत डांट पड़ी क्योंकि 2 दिन से घर से गायब था, पुलिस में पहुंच गई थी बात। तो 2 दिन बाद मैं अपने मौसा जी के पास चला गया, श्री गंगानगर, राजस्थान। मेरे मौसा जी और मौसी के पास चला गया। वहाँ मैं 3 महीने रहा और मेरा 12 किलो वेट बढ़ा। अच्छा। पहली बार मेरी लाइफ में बदलाव आया आयुर्वेद की मदद से। तो वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। वहाँ मैंने जिम भी शुरू कर दिया, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और वो सब भी शुरू कर दिया। तो 3 महीने बाद जब वहाँ से वापस आने लगा, तो मौसा जी ने पूछा लाइफ में क्या करना है। तो मैंने बोला बचपन में डॉक्टर बनने की सोची थी, लेकिन बीमार इतना रहा तो कैसे बनता। तो बोलते हैं काम सीख ले, डॉक्टर रख लियो, मतलब डॉक्टर तो हायर कर लेंगे अपन, और आप मैनेजमेंट कर लेना, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए बेसिक। तो मैंने कहा आप सिखाओगे? कहते सिखाऊंगा। तो मेरी पहली सैलरी 800 रुपये स्टार्ट हुई। 1995 की बात है ये, जुलाई 1995 में मेरी पहली स्टार्ट हुई सैलरी वहाँ पे। अच्छा। अप्रैल में मैं उनके पास गया था, गंगानगर में, श्री गंगानगर, राजस्थान। अच्छा, मेरे नानके भी वहीं रहते हैं, मेरे मामा, जो मेरी नानी नाना भी वहीं श्री गंगानगर, मेरी मम्मी गंगानगर की है। अच्छा। वैसे पीछे हम पाकिस्तान की है, मेरे नाना भी और मेरे दादाजी भी, सब लायलपुर पाकिस्तान से आए थे ये लोग। अच्छा। तो हम लोग सहारनपुर में बस गए थे, मेरे नाना नानी वगैरह वो श्री गंगानगर राजस्थान में बस गए थे। वहाँ आज भी मेरे मामा जी का कपड़े का काम है। अच्छा। कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी हैं वो।
तो मेरे मौसा जी के पास ही मैं रहने लग गया। तो वहाँ से लेके 2019 तक का सफ़र, मेरे पूरे इंडिया में 85 क्लिनिक्स हो चुके थे, लगभग 150 डॉक्टर्स काम करते थे, और हम लोग भारत में एक अच्छा काम कर रहे थे 2019 तक। 2019 तक। 20 में कोरोना आ गया। जब कोरोना आया तो सब कुछ बंद हो गया, सिर्फ एलोपैथी चलती रही और आयुर्वेद बंद हो गया। तो सब ने बोला ये क्या भाई, ये क्या हो गया? तो मैंने कई लोगों से बात करी, बड़ा गुस्सा चढ़ा। तो मैंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डीएम, एसडीएम, जजेस सबको चिट्ठी लिखी कि आयुर्वेद को बंद ही कर दो ना, ताला लगा दो ना, डिग्री बंद कर दो, जब हमें कोई काम ही करने की इजाजत नहीं है डॉक्टर्स को। तो 10 दिन में वो सब क्लिनिक खुल गए। लेकिन एक चीज समझ आई कि भारत में बहुत बड़ा गैप है, एलोपैथी आसमान है और आयुर्वेद धरती में नीचे गड़ा हुआ है, तो इसको बाहर निकालना है। तो मैंने एक प्रण लिया कि अब अगला जीवन ना पूरा आयुर्वेद को समर्पित। तो मैंने एक टीम बनाई। तो सबने बोला पहले रिसर्च करते हैं कि एलोपैथी बड़ी कैसे हुई है। तो और कंपनी को लिस्टेड कराओ, लोगों ने बोला। तो मैंने कंपनी लिस्टेड की प्लानिंग सोची। तो 2021 11 जुलाई को मैंने पहला हॉस्पिटल खोला चंडीगढ़ में। डेरा बस्सी में 49 बेड का। 4 महीने में वो हाउसफुल हो गया, क्योंकि मैंने एक टैगलाइन दी कि जब दुनिया में कोई इलाज ही नहीं है, डॉक्टर ने आपको मरने के लिए छोड़ दिया, 2 महीने का टाइम है, 1 महीने का टाइम, डॉक्टर बोल देते हैं ना अब आपके पास 3 महीने का टाइम है, अब आपके पास 4 महीने का टाइम, ट्राई करने आ जाओ। परिवार वालों को बोलते सेवा कर लो जितनी जाओ सेवा करो, 20 दिन के मेहमान है। तो मैंने बोला जितने लोगों को डॉक्टर ने बोला ट्राई करने के लिए आ जाओ, ट्राई करने आ जाओ, अगर बच गए तो जिंदगी बन जाएगी। तो सर वो पहले 4 महीने में ही हॉस्पिटल हाउसफुल हो गया। तो आपके मन में कॉन्फिडेंस था ये? सर तो हमें तो पता ही है शरीर बीमार होने के लिए बना ही नहीं है। मैंने आयुर्वेद पढ़ा है ना, चरक ऋषि, सुश्रुत ऋषि। मैं आप सबको भी बताना चाहूंगा कि कोई भी बीमारी से नहीं मरता, हम अपनी लापरवाही से मरते हैं। हमारा शरीर बीमार होने के लिए बना ही नहीं है। ये बेचारा हर टाइम हेल्दी रहने की कोशिश करता रहता है, लेकिन हमारी गलत आदतें, गलत खान पान, गलत लाइफस्टाइल, दवाइयों का सेवन, पेस्टिसाइड का, प्रिजर्वेटिव का, केमिकल का सेवन बॉडी को हील होने नहीं देता। और हम और आप, ये भैया, ये कैमरे वाला भैया, ये कैमरे वाले भैया, हम सब भगवान हैं और हम सब में भगवान का अंश है। और ये भगवान हमेशा ठीक हो जाता है अपने आप ही। जैसे आपको कभी शेव करते टाइम चेहरे पे कट लगा होगा, तो आप कहाँ जाते हो ठीक कराने? कहीं नहीं, थोड़ा सा फिटकरी लगा लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, अपने आप ठीक हो जाता है। अच्छा, आप किसी की हड्डी टूटती है तो डॉक्टर सिर्फ सीधी रखता है, प्लास्टर लगाता है, जुड़ती अपने आप है। अच्छा, कितने लोगों ने ऑपरेशन कराया होगा? जरा एक बार स्क्रीन पे नीचे कमेंट लिखो जरा। कितने लोगों ने बच्चा ऑपरेशन से पैदा किया होगा? कईयों ने गॉल ब्लैडर रिमूव कराया होगा, कईयों ने बच्चेदानी निकलवाई होगी, कईयों ने हार्ट की सर्जरी कराई होगी, कईयों की कोई और सर्जरी हुई होगी, कईयों का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ होगा, कईयों का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ होगा, कईयों के सिस्ट निकली होगी, कईयों के नी ट्रांसप्लांट हुए होंगे। तो जो चीरा लगाया जाता है, डॉक्टर सिर्फ टांके लगाता है, जुड़ता अपने आप है। तो बॉडी में जब सब कुछ अपने आप होता है तो फिर बॉडी बीमार क्यों पड़ेगी? आचार्य जी, इसी में अगर बात करें, जीना सीखो, या आप एक प्रोग्राम चला रहे हैं या आपने संस्था का नाम बताया, जी तो सभी रहे हैं, तो लोगों के जीने में और आपके जीना सीखो में क्या फर्क है? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप यूरिन करते हैं रोज? दिन में कितनी बार करते हैं? गिनता नहीं हूँ। चलो 2, 3, 4, 5 बार करते होंगे। आप सब भी करते होंगे यूरिन? हाँ भाई, आप भी करते होंगे। अच्छा, कैसे करते हो? खड़े होके करते हो, बैठ के करते हो? खड़े होके करते हैं। जबकि आपको पता है खड़े होके हमारा पोज ही नहीं है। खड़े होके यूरिन करना इज नॉट अवर नेचुरल पोज। उससे ब्लडर खराब होता है, किडनियां फेल होने की संभावना बढ़ती है, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है, प्रोस्टेट की संभावना बढ़ती है, सेक्स की कमजोरी होने की संभावना बढ़ती है, घुटने खराब होने का खतरा बढ़ता है, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन का खतरा बढ़ता है खड़े होके यूरिन करने से। तो पुरुषों के जितने भी यूरिनल लगे हैं सब गलत है। वो इमरजेंसी के लिए होने चाहिए कि बंदे के पास टाइम नहीं है, पैंट पहनी हुई, खड़े खड़े कर लिया। आज भी आप चेक करो मुस्लिम भाई कैसे करते हैं। मुस्लिम भाई आज भी नीचे बैठ के करते हैं। आप चेक करना, अपने घर में जाना, आज आप भी जाना और अपने दादा परदादा को पूछना वो कैसे करते थे। आप अपने पिताजी को पूछना कैसे करते थे। सब लोग नीचे बैठ के करते थे। धोती पहनते थे, लुंगी पहनते थे, लुंगी उठाई हो जाता था। अब हम पहनते हैं पैंट, तो उसकी चेन खोलते खड़े होके इजी लगता है। तो चेन ही या तो पूरी बना दें या
तो असूल से यूरिन करने का पोज नीचे बैठ के है, ब्लैडर खाली नहीं होता। और महिलाओं को भी नीचे बैठ के करना होता है। ये पिंडली दबनी चाहिए यूरिन करते टाइम। अच्छा। पिंडली दबने से पेल्विक मसल में स्ट्रेच पड़ता है, तो वो सारा गंदगी निकालती है। अब ये पिंडली दब नहीं रही क्योंकि आप खड़े होके कर रहे हो, महिलाएं इंग्लिश टॉयलेट सीट पे बैठ के कर रही हैं, तो उससे क्या हो रहा है, 2-4 बूंदें रह जाती हैं और वहीं उससे इन्फेक्शन क्रिएट होता है, यूटीआई का खतरा बढ़ता है, किडनी तक इन्फेक्शन जाता है, किडनी फेल का खतरा बढ़ता है। आप सुन नहीं रहे हो रोज खड़े पैर किडनी फेल हो रही है। हाँ। अच्छा, भारत में किसी भी शहर में चले जाओ, वहां क्यों लिखा होता बस स्टैंड के पीछे मिले, सेक्स के रोगी मिले, कमजोर रोगी मिले। बढ़ रहा है आजकल। अरे बस स्टैंड के पीछे मिले, बस स्टैंड के आगे मिल लेते ना यार। भैया सारी बीमारी की जड़ एक ही है, आपका बैठकर पेशाब नहीं करना। सेक्स पावर खत्म हो रही है क्योंकि मसल्स की स्ट्रेंथ कम हो रही है। आपने पोछे मारना छोड़ दिया, झाड़ू मारना छोड़ दिया, नीचे बैठ के रोटी पकाना छोड़ दिया, हल चलाना छोड़ दिया, खेतों में काम करना छोड़ दिया, एक्सरसाइज तो जीरो है, तो बॉडी के वो अंग में ताकत कहां से बचेगी। और आयुर्वेद कहता है हमारे 5 स्तंभ है। आयुर्वेद के 5 स्तंभ है। आहार, क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है क्या कम खाना है, क्या अच्छा क्या बुरा, किस मौसम में क्या खाना है, किस मौसम में क्या नहीं खाना है, कौन सी चीज के साथ कौन सी चीज को खाना है, कौन सी चीज के साथ कौन सी चीज को नहीं खाना है। दूसरा है विहार, लाइफस्टाइल। जैसे मैंने यूरिन की बात करी, ऐसे पॉटी भी हमें नीचे बैठ के करनी चाहिए, और पॉटी हमें सुबह सुबह उठते ही 5 मिनट के अंदर आ जानी चाहिए, तो हम हेल्दी हैं। किसी को 9 बजे आ रही है, किसी को दिन में 11 बजे आ रही है, किसी को हर खाना खाने के बाद आ रही है, किसी को दिन में 6 बार आ रही है, किसी को बिना लिए कुछ नहीं आ रही है, किसी को आ ही नहीं रही है, कुछ लेना किसी को पड़ता है। उंगलियां मार के निकालनी पड़ती है। कईयों को खाते तो दिन में 4 बार है, आती 1 बार भी नहीं है, 3 दिन में 1 बार आती है। कईयों की सख्त बन के पत्थर बन गई है, ऑपरेशन की निकालनी पड़ती है। वजह हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ गया। तो आहार विहार। तीसरा है औषध, जड़ी बूटियां, दवाइयां, क्या खाना है, कौन सी जड़ी बूटी किस बीमारी में, किस प्रकृति, वात है पित्त है या कफ है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी प्रकृति के अकॉर्डिंग कौन सी जड़ी बूटी किस मौसम में कैसे लेनी है और किस चीज के साथ लेनी है, और उसके साथ क्या पथ्य है, क्या परहेज है और क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। और चौथा है पंचकर्म, बॉडी को डिटॉक्स करना, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्यम और रक्त मोक्षण। तो ये 5वां है विश्वास। ये 5 मिलते हैं ना तो आयुर्वेद बनता है। अभी ना बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं ना आयुर्वेद यूज कर रहा हूं, क्या मैं दवाई खा रहा हूं आयुर्वेद की, वो एक हिस्सा है। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं डाइट करेक्शन कर रहा हूं, डाइटिशियन के पास जाता हूं, वो एक हिस्सा है। आहार एक हिस्सा है, डाइट एक हिस्सा है, डाइट मतलब आहार एक हिस्सा है, और पंचकर्म एक हिस्सा है, विहार एक हिस्सा है, औषध एक अलग हिस्सा है। तो ये 5 को मिलाओगे ना तो मुट्ठी बनेगी और मुक्का बनेगा और जोर से लगेगा। तो कहने का मतलब पूरा आयुर्वेद अपनाओ। और मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, पॉडकास्ट आप मेरा करने आए हो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके घर में रोज झाड़ू लगता है? झाड़ू लगता है रोज। अच्छा, घर में रोज पोछा लगता है? आप भी बताओ, आपके घर में रोज झाड़ू लगता है? हाँ, तेरे बता, पोछा लगता है? आप भी बताओ जगह कमेंट करके। अच्छा ठीक है, रोज घर में आपके डस्टिंग भी होती होगी, झाड़न यानी कि मिट्टी साफ करते हैं, ठीक है, रोज होता है और कई सालों से होता है। बिल्कुल। तो फिर मुझे बताओ, दीपावली पर एक्स्ट्रा कचरा कैसे निकल आता है? बताओ बताओ भैया, आप दीपावली पर एक्स्ट्रा कचरा कैसे निकल आता है? जो हम जहाँ साफ नहीं कर पाते साल भर में, बेड के नीचे, अलमारी के ऊपर, वहाँ हम जब रंग रोगन होता है तो निकाल के पूरी सफाई एक बार करते हैं। यानी कि झाड़ू पोछा और डस्टिंग के बाद भी कचरा निकलता है दीपावली पर? निकलता है। तो ऐसे ही आप अपने ऊपर लेते हैं, अपनी बॉडी पर आते हैं इस बात पे। हम रोज पोटी करते हैं, रोज सुसु करते हैं, रोज पसीना निकलता है, तो भी कैंसर हो रहा है, तो भी किडनी फेल हो रहा है, तो भी लीवर फेल हो रहा है, तो भी हार्ट अटैक पड़ रहा है, क्योंकि हम अपनी दिवाली नहीं मना रहे। अच्छा, तो एक गलती कर दी हमारे चरक ऋषि ने। पंचकर्मा का नाम अपनी दिवाली होना चाहिए, अपनी दिवाली मनाना। आपके घर में गाड़ी है, आप यूज करते हो जी। अच्छा, उसकी आप स्कूटर की, बाइक की, गाड़ी की सर्विस कराते हो जी। क्यों कराते हो? लंबे समय तक चले इसलिए कराते हैं। पिछली बार अपनी सर्विस कब कराई थी? अपनी सर्विस तो याद। इधर बात करते हैं, देख के जरा। हाँ तुम बताओ, आप लोग बताओ जरा। आप गाड़ी की सर्विस कराते हो, स्कूटर की कराते हो, बाइक की कराते हो, पिछली बार अपनी सर्विस कब कराई थी? लिख के दिखाओ।
अच्छा लोग बोलेंगे मैंने डाइट की थी, मैंने व्रत किया था। नो 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 नो, ये सर्विस नहीं है। सर्विस तो वही है जो मैंने बोला, पंचकर्मा, और हम करते हैं सप्तकर्मा। हर 6 महीने बाद कम से कम 8 दिन के लिए, वैसे बढ़िया तो पहली बार 24 दिन, अगली बार 14 दिन, फिर हर 6 महीने बाद 14 दिन के लिए, मतलब 8 दिन के लिए पंचकर्म कराओ। वमन, विरेचन, बस्ती, नस्यम और रक्तमोक्षण। हाँ भैया, पिछली बार अपनी सर्विस कब कराई थी? आपने कब कराई थी? तो मेरे इसी कमरे में टोटल 4 लोग हैं। 2 तो आपको दिख रहे हैं कैमरे में और 2 आपको दिख नहीं रहे हैं। करण जौहर आपको नजर नहीं आ रहा, शाहरुख खान आपको, आमिर खान आपको नजर आ रहा है, क्योंकि इनका भी रोल होता है ना। बिल्कुल, बड़ा रोल तो होता है। इनके लिए भी कमेंट लिखना भैया, जो कैमरे के पीछे होते हैं ना, जो दिखते नहीं, जो एडिटिंग करते हैं, जो रिकॉर्ड करते हैं, जो कहाँ कट लगाना है, कौन सी बात को टीजर में लगाना है, इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन ये करण जौहर होते हैं, दिखते नहीं है। तो इनके लिए भी मैं बोलूंगा धन्यवाद लिखना कि जो भैया ये किसान चैनल चला रहे हैं, किसानों के लिए, देशभक्ति के लिए, उसमें उन भैया को जितनी ताली मिलती है ना, इनको भी उतनी ताली मिलनी चाहिए। बिल्कुल। आपका एक मूवमेंट चला है, पानी ठीक करो और जीवन ठीक करो, यानी पानी बदलो और जीवन सुधारो। हम आपके वीडियो में हमेशा देखते हैं कि इक्विपमेंट्स रहता है, आप पानी डालते हैं, एक अलग सा पानी निकलता है। पानी पर बड़ा जहाँ युद्ध होने वाला है, वह पानी को लेकर भारत में आज से लगभग 20-30 साल पहले सामान्य रूप से हम सब जगह पानी पी लेते थे। आज पानी खरीदना पड़ रहा है, बोतलों में पानी बंद है। आरओ जगह जगह लगी है, घर घर में आरओ है, लेकिन पानी अभी भी खराब है। आप कहते हैं पानी बदलो, क्या है इसका मतलब? मैं आपको बताऊं सच्ची सच्ची बात, सुनना है। ये आरओ आपको बीमार करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने लगवाए हैं आपके घरों में, कि आप बीमार हो और बाद में आपका बिल बने और आपका पैसा कहीं कहीं पहुंच जाए। ये प्लास्टिक की बोतल आपको बीमार करने के लिए बनाई गई है। आज भी कांच की बोतल, कॉपर की बोतल आती है बाजार में। अगर आपको पानी लेकर घूमना है तो कांच की बोतल या कॉपर की बोतल या चांदी की बोतल मिलती है बाजार में, लेके घूमो। किसने बोला आपको प्लास्टिक की बोतल में पानी पियो? उसमें माइक्रो प्लास्टिक होता है, वो आपके पेट में जाता है, बॉडी में जाता है, बाद में ब्रेन ट्यूमर, रसौली, ऐसे ही कोई ना कोई सिस्ट, गांठ, ब्रेस्ट में कैंसर, बॉडी में कहीं और कैंसर बनेगा। और रही बात आरओ, आरओ तो आपके पानी के अच्छे मिनरल्स भी छीन लेता है। बेसिकली हम पानी पीते क्यों हैं? डिहाइड्रेशन के लिए और बॉडी को एनर्जी देने के लिए। अगर पानी की एनर्जी आरओ छीन चुका है तो फिर पानी पी क्यों रहे हो? सिर्फ प्यास बुझाने के लिए। वो तो टीडीएस। जैसे मैं सुबह से आपके साथ बात कर रहा हूं, मैंने सुबह से अब तक पानी नहीं पिया। अभी दोपहर के 3 बज रहे होंगे, मैंने पानी पिया ही नहीं सुबह से। मुझे प्यास नहीं लगी तो मैंने नहीं पिया। मैंने सुबह से अब तक सिर्फ 2 गिलास जूस पिया है। तो फल में भी पानी है ना, सलाद में भी पानी है, मेरी बॉडी में चला गया। मैंने सुबह नाश्ते में 2 केले खाए थे और 1 आम खाया था, और अभी लंच में 1 आम खाया और 1 गिलास जूस पिया, तो मेरा पानी पूरा हो गया ना। तो मुझे अलग से पानी क्यों लेना है? ये जो YouTube पे ज्ञान बिक रहा है ना, 6 लीटर पानी पियो, 4 लीटर, ये सब फर्जीवाड़ा है। ये आपकी किडनियां फेल करने के लिए है। प्यास लगे तब पानी पियो, भूख लगे तब खाना खाओ। अच्छा, मतलब भूख लगे तब भोजन करो, प्यास लगे तब पानी पियो। ये रूल याद कर लो। ऐसे नहीं कि पानी दिन भर पीते रहो। अब आप किसी के घर जाते हो, वो आपके आगे गिलास घुमाते हैं पानी का, आप उठा लेते हो, प्यास है चाहे नहीं है, आप 4 घूंट पीते हो, बाकी छोड़ देते हो। एक तो आधा गिलास वेस्ट किया आपने, और 4 घूंट पी के आपने पूरी मशीनरी को काम पे लगा दिया। अच्छा, जबकि आपको प्यास थी नहीं। पानी पीने, नॉर्मल पानी पीने मशीन काम करना शुरू कर दी सर आपने बॉडी में डाल दिया ना, प्रोसेसर तो स्टार्ट हो गया आपने। अच्छा एक बात सुनो, ये भैया क्या नाम है भैया तेरा? देवी प्रसाद जी का बर्थडे है। ये शाम को 5 बजे बर्फी लेके आया, पूरे सबके आगे घुमाई, इसने पूरी उठा ली। आपने जरा सा टुकड़ा उठाया बिकॉज आपको डायबिटीज है मान लो, और आपने खा ली। देवी प्रसाद भी खुश हो गया, भाई सर ने बर्फी ले ली, और आप भी खुश हो गए कि मुंह में मीठा कर लिया और शुगर भी नहीं बढ़ेगी। लेकिन आपने बॉडी के लिए तो हजार्ड खड़ा कर दिया, डेंजरस कर दिया बॉडी को। आपने इतना सा टुकड़ा खाया बर्फी का, मशीन पूरी स्टार्ट होएगी, प्रोसेसर पूरा स्टार्ट होएगा। आपने चाहे इतना सा टुकड़ा खाया, क्योंकि बॉडी को नहीं पता कि आप इतनी बर्फी खा के रुकने वाले हो कि अब आप पूरा खाना खाने वाले हो। बॉडी में जूसेस पूरे आएंगे, प्रोसेसर पूरा स्टार्ट होगा। शुगर की बात आप करते हैं कि 3 दिन में शुगर की दवाई पूरी बंद,
तो शुगर का बंद और धीरे धीरे, तो ये चमत्कार है थोड़ी देर का या स्थायी समाधान है? दूसरा, ये स्थायी शुगर के पेशेंट को कहा जाता है बार बार खाओ, बार बार गलती खाओ। से भी नहीं, वो शुगर आपको बनी रहे इसलिए कहा जाता है, अच्छा, ताकि आप जिंदगी भर पेशेंट बने रहे। तो 3 दिन में दवाई शुगर की कम हो गया? सबकी नहीं बंद होती, 50% की बंद हो जाती है, 20-25% की कम हो जाती है, बाकी 15% की हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगते हैं, और 5% की को 2-3 महीने लगते हैं, और 5% की बिल्कुल ठीक नहीं होती। अच्छा। मैंने 100% को डिवाइड कर दिया, लेकिन 50% लोगों की 3 दिन में दवाई छूट सकती है। 3 दिन? लेकिन उसके लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मान लो आप एक डब्बा हो, मान लो आप एक डिब्बा हो रेल का, और आपके अंदर मशीन नहीं लगी चलने वाली, तो आप क्या करो, इंजन के साथ अपने आप को टांग लो, तो जहां इंजन जाएगा वहीं चल जाएंगे, अपने आप चले जाओगे। अब डब्बे में तो इंजन नहीं लगा हुआ ना, लेकिन डब्बे ने स्मार्टनेस क्या दिखाई, इंजन के साथ लग गया, इंजन के साथ अपना कांटा फिट कर लिया। अब जहां जहां इंजन जाएगा वहां वहां डब्बा जाएगा, जाएगा कि नहीं? तो ऐसे ही आप जो खाते हो, आप जो खाते हो, नाश्ते में जो खाते हो, लंच में जो खाते हो, और डिनर में जो खाते हो, उसका नाम प्लेट 2 कर लो। प्लेट 2 2 नंबर प्लेट, उसका नाम प्लेट 2 कर लो। और नाश्ते में भी, लंच में भी, और डिनर में भी। उससे पहले प्लेट 1 जोड़ दो, अच्छा, यानी कि इंजन जोड़ दो। तो पहले थोड़ा मतलब प्लेट 2 को डब्बा मान लो रेलवे का, और प्लेट नहीं, जितना खाते हो उतना ही खाया जाएगा। अच्छा, ये भी गारंटी है। अगर आप 2 परोठे खाते हो 2 ही खाए जाएंगे, लेकिन पहला एक हफ्ता नहीं, हफ्ते के बाद। तो जो भी खाते हो उसका नाम प्लेट 2 यानी कि प्लेट नंबर 2 कर लो। उससे पहले प्लेट नंबर 1 जोड़ लो। जैसे अगर आपका वजन 50 किलो है, तो नाश्ते में 500 ग्राम फ्रूट खा लो, अगर 50 किलो से ऊपर है तो। अच्छा, अगर आपका वजन 50 किलो से ऊपर है तो नाश्ते में पहले 500 ग्राम फ्रूट खाने हैं, और अगर 50 किलो से नीचे है तो 250 ग्राम फ्रूट्स खा लो। कोई भी फल? कोई से फल, मीठे फल जरूर खाने हैं, अच्छा, अगर डायबिटीज है तो। ये उल्टी बात है सर, ये उल्टी बात नहीं है, ये सीधी बात है। लोग आपने आज तक उल्टी सुन रखी है। अच्छा, सर ये सीधी है। अच्छा आप करके, अच्छा एक बात सुनो, मैं कहता हूं आप करके देखो, सबूत सामने आ जाएगा। आपके सेंसर लगे हुए हैं, आपके पास शुगर की मशीन है, चेक करते रहना। अच्छा, लेकिन 4-5-7 दिन लगते हैं बॉडी को सेटल होने में। क्या करे? प्लेट 1 प्लेट 2 पूरा बता। तो जो खाना खाते हो उसका नाम प्लेट 2, ठीक है। उससे पहले क्या जोड़ दो? प्लेट 1, प्लेट 1 यानी कि प्लेट नंबर 1। ठीक है। नाश्ते में अगर 50 किलो से ऊपर हो तो 500 ग्राम फ्रूट पहले खाने हैं, ठीक है। 50 किलो से नीचे के हो तो 250 ग्राम फ्रूट पहले खाने हैं, और उसके जस्ट बाद इमीडिएटली प्लेट 2 खानी है। अच्छा, जो सामान्य जो नाश्ता खाते हो वही खाना है, मैं कुछ मना नहीं कर रहा आपको। ठीक है। जो खाते हो आप भटूरे खाना चाहते हो, पूड़ी खाना चाहते हो, टिक्की, समोसा, गोलगप्पे जो खाना चाहते हो, मैं मना नहीं कर रहा। एक बार आप पहले सिर्फ प्लेट 1 प्लेट 2 समझो, ठीक है। अब लंच में आ जाओ। जो खाते हो उसका नाम प्लेट 2 यानी कि प्लेट नंबर 2। उससे पहले अगर आप 50 किलो से ऊपर हो तो 250 ग्राम सलाद पहले खानी है। अच्छा, और अगर 50 किलो से नीचे वजन है तो 150 ग्राम सलाद पहले खानी है। सलाद में मतलब सब कुछ, खीरा, टमाटर, प्याज, मूली, गाजर, शिमला मिर्च, जो भी कच्चा खाया जा सकता है। ठीक है। ठीक है। और अगर आपको गैस बनती है कच्चा खाने से तो आप हल्की सी काली मिर्च डाल लिया करो, अच्छा, हल्का सा काला नमक, सेंधा नमक डाल लिया करो, ज्यादा नहीं, लेकिन सफेद नमक कभी नहीं डालना। अच्छा, लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं सफेद नमक का आजकल, दही पे, रायते में, फ्रूट पर, सलाद पर, सब्जी में, मतलब अगर कोई नहीं मिलता ना, लोगों के जख्मों पे इतना सफेद नमक डाल रहे हैं। तो सफेद नमक का यूज बंद कर दो। सफेद नमक कच्चा खाने के लिए बना ही नहीं है। और रही बात जो आयोडीन, आयोडीन बोला जाता है, वो भी फ्रॉड है। 1 किलो नमक में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। और 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000 मिलीग्राम। 1000 मिलीग्राम। तो 1 किलो नमक में कितने मिलीग्राम हो गए? 10 लाख। तो 1 किलो नमक में 2 मिलीग्राम डलता है। मान लो पिछली बार आपके पापा के चम्मच में चला गया, बाकी घर वाले तो रह गए, और अगली बार आपकी मम्मी के चम्मच में लगा, फिर रह गए। तो ये सब फ्रॉड है। हमें ना नेचुरल चीजों से आयोडीन मिल जाता है। आप मुझे बताओ, जंगल का कौन सा जानवर आयोडीन की कमी से मरता है? बताओ।
बताओ बताओ बताओ। स्वस्थ रहता है। अच्छा, कभी सुना है शेर को आयोडीन वाला नमक खाते हुए? शेर ने पहले हिरन को मारा हो, पहले नमक लगाऊंगा, मसाले लगाऊंगा, पहले तुझे भूनूंगा, पहले दम मारो दम गाना चलाऊंगा, पहले वो शोले फिल्म की तरह उसका वो घुमाऊंगा आग के ऊपर, चूल्हे पे घुमाता ना वो गाने में, शोले फिल्म में। तो कहने का मतलब ये है, हम लोगों के अंदर ये जो कमियां आ रही हैं, फॉलिक एसिड की, मैग्नीशियम की, आयरन की, विटामिन B12 की, B6 की, विटामिन डी की, विटामिन D3 की, जो मल्टी विटामिन की कमी आ रही है ना, वो हमारे फूड की एडल्ट्रेशन की वजह से, असली चीजें कम खाने की वजह से, धूप नहीं लेने की वजह से, नंगे पांव घास पे नहीं घूमने की वजह से, और सही न्यूट्रिशन ना होने की वजह से आ रही है। हम कच्चा भोजन को तो कुछ मानते ही नहीं। अच्छा, शादी में जाके 90% लोग सलाद फ्रूट नहीं खाते, खाए जाएंगे वहां पे 8 बजे सूप, 8:15 भल्ले, 8:30 पापड़ी, 8:45 चाउमीन, 9:15 चिल्ला, 9 बजे कुछ और, 9:15 बजे दूध का गिलास, 9:45 बजे, 9:15 बजे कोई मिठाई का टुकड़ा, 9:30 बजे कोई बर्फी का टुकड़ा, फिर 9:30 बजे वरमाला हो गई। उसके बाद फिर रोटी खाने पहुंच जाते हैं, वहां पे मलाई कोफ्ता, दाल मखनी, पीली दाल, थोड़ा पापड़, बीच में रायता, बीच में चावल। फिर उसके बाद 10 बज गए, 10:15 बजे आइसक्रीम, 10 साढ़े 10 बजे कॉफी, फिर 11:15 बजे तिल्ले वाली कुल्फी, फिर पान, फिर 11:15 एक और कॉफी। फिर ना किसी ने बोला कि ना आपने ना मीठा पूड़ा तो खाया ही नहीं, जो मीठे मावे वाला पूड़ा होता है, जलेबी तो खाई नहीं। अच्छा ले आ, जगह नहीं है, नियत बुक की है, पूरी शादी की मेनू बना दिया आपने आज। तो ऐसे खाते हैं। तो सोचो उस दिन लीवर का बाजा बच जाता है, उस दिन लीवर बेचारा बर्बाद हो जाता है, उस दिन किडनी के ऊपर दुनिया जान का प्रेशर आ जाता है, उस दिन आपको, अच्छा एक तार बंधी होती है घर में कपड़े सुखाने की, कपड़े सुखाने की तार बंधी होती है, आप उस पर एक साथ खूब सारे कपड़े डाल दो, क्या होगा? गिर जाएगा वो। तो फिर आपने एक साथ शादी में जाके अपनी बॉडी में इतना कुछ कर दिया, सोचो पूरी बॉडी में तो फाइटिंग वाला भाव आ गया ना भाई, उपद्रव हो गया बॉडी में। फिर सुनते हो फूड पॉइजनिंग हो गई, किसी को उल्टियां लग गई, किसी को पोटियां लग गई, किसी को इन्फेक्शन हो गया, सुनते हो कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। भाई लोग शादी में गए, खाना खा के बीमार पड़े। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं अब, मान लो आप एक शादी में गए और आपने 250 देके 1000 का माल खा लिया, 250 देके 1000 का माल खा लिया। हाँ। ऐसे ही खा लिया 8 से लेके 11 बजे तक। सुबह उठ के आपको पोटियां लग गई और आप चले गए 100 करोड़ बड़े डॉक्टर के पास, बड़ा डॉक्टर मतलब बड़ी डिग्री वाला। अब वो क्या बोलते हैं आपको, क्या हो गया? फूड पॉइजनिंग हो गई, फूड पॉइजनिंग हो गई, और लूज मोशन हो गए, और इन्फेक्शन हो गया, डायरी हो गया, डायरिया हो गया, ये सब बोलता है। अच्छा, क्या बोलता है? इसको रोकने की गोली ले लो, बिल्कुल, या ग्लूकोज का इंजेक्शन लगाया था। मुझे बताओ, हीरे मोती निकल रहे थे क्या? गंदगी निकल रही थी। तो रोकना क्यों था? अच्छा, उसी टाइम चले जाते आप हमारे वर्ग के किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, वो क्या बोलता आपको? वो तो दही दही और सब गोल बोलता है। वो बोलता जो हो रहा है होने दो, बॉडी सयानी है, जो कर रही है करने दो। पहले तो बताओ डॉक्टर कौन सा बढ़िया है, जिसने बोला फूड पॉइजनिंग, लूज मोशन, इन्फेक्शन, डायरिया, या जिसने बोला बॉडी सयानी है, जो कर रही है करने दो? डॉक्टर कौन सा बढ़िया है? पहले तो उसी के पास जाते हैं। लेकिन मैं पूछा बढ़िया कौन सा है? यही जो अच्छा बढ़िया तो ये वाला है ये ना, वाला डॉक्टर। लेकिन पूरा हिंदुस्तान इधर जाता है, इसीलिए परेशान है। अरे अगर आपको जिंदगी में स्वस्थ रहना है ना, और जिंदगी भर डॉक्टरों की शक्ल नहीं देखनी, बीमार नहीं पड़ना, तो एक आयुर्वेदिक वैद्य को, जो कि आयुर्वेद में BMS डिग्री वाला हो, उसको अपना दोस्त बना लो, उससे दोस्ती पाल लो, उसके फेसबुक पे जुड़ जाओ, उसके इंस्टा पे जुड़ जाओ, उसके यूट्यूब में कुछ सब्सक्राइब कर लो, तो वो कोई ना कोई कभी पोस्ट डालेगा। अच्छा, वैसे ही उसको एक 500 रुपये दिया करो हर महीने जाके, कि डॉक्टर साहब बताओ, बैठ के मैं पेपर पेन लेके समझने को तैयार हूं, समझाओ मुझे क्या समझाना चाहते हो, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है, क्या अच्छा क्या बुरा। मैं कहता हूँ वो डॉक्टर अपनी 5.5 साल की डिग्री जो पढ़ के आया होगा ना, वो आपको साल में सब समझा देगा, और इस जन्म में आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। और कितना सस्ता बताया मैंने, कि 500 रुपये कंसल्टेशन दो, उसको बोलो डॉक्टर साहब ये लो 500 रुपये, आप मुझे प्लीज ट्रेनिंग दो, मैं जिंदगी में बीमार नहीं पड़ना चाहता। अब आप बताओ वो डॉक्टर खुश होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। और आपको 6,000 रुपये लगेंगे साल के। इस जन्म में कभी बड़े हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना पड़ेगा। सर दोस्त बनाना है ना, तो हमें पता होना चाहिए दोस्त किसको बनाना है। आयुर्वेदिक डॉक्टर
बीएमएस डॉक्टर को दोस्त बनाओ अगर जिंदगी भर स्वस्थ रहना है, क्योंकि उनको पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है क्या कम खाना है, क्या अच्छा क्या बुरा, किस मौसम में क्या खाएं किस मौसम में क्या नहीं खाएं, किस चीज के साथ किस चीज को नहीं खाएं। अभी हम बात कर रहे थे आचार्य जी डायबिटीज के, आपने प्लेट 1 प्लेट 2 ये फार्मूला बताया कि हर खाने से पहले आप प्लेट तो मैंने ब्रेकफास्ट और लंच बताया था, डिनर नहीं बताया डिनर था। बता दीजिए। तो डिनर में पहले वेजिटेबल सूप पीना है घर का बना हुआ, अच्छा, और फिर प्लेट 2 लेनी है। ठीक। अच्छा, प्लेट 1 और प्लेट 2 में गैप नहीं होगा, मतलब गैप मतलब अभी खत्म तो अभी शुरू, मतलब ये नहीं कि 15 मिनट बाद प्लेट 2 खा रहा हूं, ऐसे नहीं करना। ठीक। फिर वो प्लेट 2 के रूप में काम नहीं करेगी, फिर वो प्लेट 1 ही, फिर वो वही वाली प्लेट बन जाएगी जो पहले खा रहे थे। ठीक। और इमीडिएटली उसे शुगर स्पाइक होगा। ठीक है। तो जब आप अपने आगे इंजन जोड़ देते हैं ना, ड्राइवर, अपने आगे फोर्स जोड़ देते हैं लाइव एनर्जी की, लाइव एंजाइम्स की, तो वो आपकी बॉडी को अलग दिशा देते हैं। और अगर पूरा भारत इस प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट को अपना ले तो मैं विश्वास दिलाता हूं लगभग 60 से 80% लोगों की डायबिटीज अगले 15 से 30 दिन में रिवर्स हो सकती है। किसी को दवाई खाने की जरूरत नहीं है, केवल इसी फॉर्मूले से। केवल इसी फॉर्मूले से। बस इसमें 2 चीजें और जोड़नी है जी। नंबर 1, जो भी चीज जानवर से आती है वो काटा मारनी है। अच्छा, तो जानवर से क्या क्या आता है भैया? दूध आता है, दही आती है, पनीर आता है, अंडा आता है, मांस आता और कई बार जानवर ही प्लेट में आ जाता है। तो वो छोड़ना है हमें। ठीक है। आपने पहले बोला भी था मुझे कि दूध पे सवाल अभी इस पे करोगे, करूंगा, तो बिल्कुल इसी में जोड़ देना वो। इसी पे जोड़। दूसरा, जो भी चीज फैक्ट्री से आती है, पैक्ड होके आती है, प्रोसेस होके आती है, वो छोड़ देना है। अच्छा। जैसे कि भुजिया, बिस्किट, नमकीने, पैक्ड फूड, डब्बे वाले फूड जिन पे प्रिजर्वेटिव लगे हुए हैं, जिनमें कोई ना कोई शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए केमिकल डला हुआ है। चाहे वो जलजीरा भी आ रहा है बोतल में पैक होके, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक है, चाहे वो, अब गन्ने का जूस पीना नेचुरल पियो, ठीक है, आपको आंवले का जूस पीना है नेचुरल पियो। हाँ, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, लेकिन पैक्ड फूड आप बंद कर दीजिए। बहुत अभी लोग क्या कर रहे हैं, चाय के साथ 2 बिस्किट ले रहे हैं, फिर बोलते हैं मेरी शुगर नहीं ठीक होती। अच्छा, मुझे बताओ, वो बिस्किट को आप ऐसे रख दो और एक बिस्किट अपने आटे का घर पे बना के रख दो, इस वाले को कीड़े लग जाएंगे, उसको नहीं लगेंगे। मैं आपको एक बात बोलता हूं, आप एक काम करो, अपनी वाइफ को बोल के घर पे एक बर्गर बनाओ, और एक बर्गर बाजार से मैकडी, KFC या बर्गर किंग का ले आओ, दोनों को 7 दिन के लिए मिट्टी में दबा दो। अच्छा। और 7 दिन बाद मिट्टी हटा के चेक करना, जो आपकी वाइफ ने घर पे बनाया होगा वो उसमें बैक्टीरिया, फंगस, इन्फेक्शन लग चुका होगा, मतलब उसमें जो उसको वो बॉडी में वो पृथ्वी में विलीन होने लग गया होगा, क्योंकि वो नेचुरल है। लेकिन जो मैकडी का, KFC का या बर्गर किंग का होगा, वो बहुत स्लो स्पीड से सड़ रहा होगा। सोचो वो आपकी बॉडी में गया, मतलब वो डिट्रॉयड भी बहुत स्पीड से नहीं होता। एक काम करते हैं, चलो मिट्टी में मत गाड़ो, आप प्लास्टिक के 2 बॉक्स ले लो, प्लास्टिक के 2 बॉक्स ले लो, एक में अपने घर पे बनाया खाना रख लो उसमें, और एक में बाजार से पैक्ड फूड वाला खाना, बर्गर ला के रख दो। 7 दिन बाद खोल के चेक करना, इस पे उल्ली लग चुकी होगी, उल्ली समझते हो, फंगस लग गया, और इस पे कुछ नहीं लगा होगा, क्योंकि इसमें हाईली प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं, इतने केमिकल डले हुए हैं कि उसको बैक्टीरिया भी नहीं खाते, और आपकी बॉडी के गुड बैक्टीरिया उल्टा मर जाएंगे उससे। तो प्लीज अपना खाना जो है, मैं तो बोलता हूं खाना इसकी जगह भोजन कीजिए। भोजन वो जो प्रकृति से आता है, भगवान से आता है, भोज्य हो। वाह, बहुत बढ़िया बात बोली। भजन और भोजन एक जैसा है हमारी प्राचीन परंपरा से, और दूध एक विशेष आहार रहा है, खासकर से हम भारतीयों के लिए। जब बात करें तो प्राचीन समय से, भगवान कृष्ण के समय से मक्खन की परंपरा है, दूध की परंपरा है, दूध अभिषेक कहें या समय समय पर दूध की बात कहते हैं। और अब एक नया दौर चला है, वीगनिज्म का दौर चला है, या आप जैसे लोग भी कहते हैं कि दूध का प्रयोग बंद कर दो। ये हमारे भोजन का मुख्य आधार था, अब ये बंद हो गया है, तो शक्ति कहाँ से आएगी? कई बार ये प्रश्न आता है। तो मुझे अब 2-3 मिनट दो, मैं पूरा समझाता हूँ। पहले तो बताओ, गाय हमारी माता है, अकल बड़ी के भैंस, गई भैंस पानी में, काला अक्षर भैंस बराबर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस के आगे बीन बजाना। तो पहली बात तो गाय और भैंस में डिफरेंस कर लेते हैं। पहली बात तो भैंस के ऊपर कहावतें हैं कि भैंस बेबुद्धि है, बेअकल है,
इसका दूध पीने लायक नहीं है। ठीक है। अब हो सकता है किसी ने काली भैंस देख के कहावतें बना दी हो, लेकिन साइंस की रिसर्च भी कोई बात कहती होगी। अगर भैंस का दूध पौष्टिक है, गाय को एक बार साइड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि गाय को तो माँ कह दिया, अमृत बता दिया उसको दूध। तो अब भैंस के बारे में बात करते हैं। अगर भैंस का दूध इतना ही बढ़िया है, गाढ़ा है, सफेद है, वो ज्यादा देती है और पौष्टिक होता है, तो अमेरिका में कोई भैंस का दूध क्यों नहीं पीता? अच्छा, जर्मनी में कोई क्यों नहीं पीता? जापान में क्यों नहीं पीता? चाइना में क्यों नहीं पीता? वो लोग पागल तो नहीं है? भारत ही क्यों भैंस की नदियां बहाई जा रहा है? भैंस का दूध गाढ़ा है, सुपाच्य नहीं है, हजम होने में टाइम लेता है। पुराने टाइम पे भी भैंस का दूध सिर्फ वो लोग पीते थे जो बहुत ज्यादा लड़ने भिड़ने का या खेती का या बहुत ज्यादा मेहनत का काम करते थे, वर्जिश करते थे, जो वर्जिश कर, जैसे कुश्ती वाले लोग जो कुश्ती करते थे, या जो बहुत ज्यादा मेहनत का काम करते थे, जैसे राजा महाराजा के जो सैनिक जो भाला चलाते थे, तलवारें चलाते थे, वो लोग सिर्फ भैंस का दूध पीते थे। आम आदमी भारतीय गाय का दूध पीते थे। तो पहली बात तो अगर आप वर्जिश करते हो बहुत भयंकर, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, बहुत ज्यादा रोज रनिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, तो आप भैंस का दूध पी सकते हो। अभी दूध पे भी आ जाता हूं। ठीक है। और गाय हमारी माता है, तो मतलब गाय का दूध अमृत है, लेकिन उसके पीछे 5 शर्तें हैं। अच्छा, नंबर 1, गाय की पीठ पे कुब्बड़ होना चाहिए, यानी कि भारतीय गाय होनी चाहिए। HF, जर्सी, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन गाय नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, भारतीय गाय पीठ पे कुब्बड़ वाली होनी चाहिए। नंबर 2, गाय खुली रहनी चाहिए, रोज जड़ी बूटियां खाना, चरना वरना होना चाहिए, बंधी हुई एक जगह पे नहीं होनी चाहिए, मतलब जड़ी बूटियां खाए, जगह जगह जाए, चरती हो, चरने वाली। नंबर 3, गाय को किसी भी तरह का ग्रोथ हार्मोन या इंजेक्शन दूध बढ़ाने के या एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, ये सब नहीं दिया होना चाहिए। ठीक है। नंबर 4, गाय पहली बार 3.5 साल की उम्र से पहले मां नहीं बनी होनी चाहिए। आजकल 18 महीने की गाय को मां बना देते हैं। और चौथी बात में एक बात और बोलता हूं कि गाय बच्चा पैदा करने पर दूध देती है, लेकिन बच्चा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से किया जा रहा है, मतलब टीके लगाकर बच्चे को गर्भाधान कराया जा रहा है, जो कि गलत है। गाय को बैल के मिलन से बच्चा पैदा कराओ, नंदी से मिलन कराओ। अभी नंदी भी खत्म करते जा रहे हैं ये लोग, और मांस के लिए भी काटते जा रहे हैं इनको। नंबर 5, गाय के चारे में किसी भी तरह का पेस्टिसाइड और स्प्रे वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर ये 5 शर्तें पूरी होती हैं तो गाय का दूध अमृत है। अब आपको ये मिलेगा नहीं, आप बोलोगे ये तो कुछ होएगा ही नहीं, तो आप देसी घी ले लो, प्योर शुद्ध, लेकिन वो 600 रुपए किलो नहीं मिलता, वो 1800-1500 रुपए किलो मिलेगा। और ज्यादा नहीं खाना, आप हफ्ते में 4 दिन देसी घी शुद्ध, थोड़ी सी काली मिर्च और 1 चम्मच हल्दी के साथ उकड़ू बैठ के गरम गरम पानी से ले लो। अच्छा। और मैं आपको एक उपाय बताता हूं भारत की हर महिला के लिए। भारत की किसी भी महिला को यूट्रस फाइब्रॉइड, सिस्ट, ट्यूमर, रसौली या चॉकलेट सिस्ट या PCOD की संभावना खत्म हो जाएगी और मां बनने का सुख हो जाएगा। मतलब मां ना बने ऐसा होगा ही नहीं अगर ये उपाय कर लेगी। तो जिस भी महिला के पीरियड्स चलते हैं, तो अंदाजे से पीरियड शुरू होने से 3-4 दिन पहले 1 चम्मच देसी घी शुद्ध गाय का और 1 चम्मच हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च उसी में डाल के गर्म पानी में उकड़ू बैठ के पियो। अगर आप ये हल्दी और काली में नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो हमारी संस्था का भी एक हल्दी आता है, उसमें 5 तरह की हल्दी है। काली हल्दी, लैकडोंग हल्दी, अंबा हल्दी, जंगली हल्दी, 5 तरह की हल्दी है। पीली हल्दी जो नॉर्मल हल्दी होती है, तो 5 हल्दियां हैं, उसमें साथ में काली मिर्च है, सूखी अदरक है, सुंठी बोलते हैं, और पिपली भी डली हुई है। तो हमारे store.jinasico.com से आप हल्दी त्रिकटू जूस मंगा सकते हैं। अगर आप घर में ये सब नहीं करना चाहते, तो हमने तो बना दिया है। तो भारत की हर महिला को पीरियड शुरू होने से 3-4 दिन पहले अंदाजे से 1 चम्मच देसी घी में 3 चम्मच हल्दी त्रिकटू जूस मिला के खाली उकड़ू बैठ के गरम गरम पानी से पीना है 3 दिन। अच्छा, पहले 3 दिन पीरियड शुरू होने से पहले। और जब पीरियड शुरू हो जाए तो हर 3 महीने बाद 3 दिन के लिए कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ ग्रीन पत्तों के जूस पे रहना है। वो आप विधि नोट कर लीजिए। 2 पत्ते अमरूद, 2 पत्ते बरगद, 4-5 पत्ते पान के, 2 पत्ते पीपल, 15-20 कड़ी पत्ता, 15-20 पुदीना के पत्ते, 15-20 धनिया के पत्ते, 50 ग्राम कोई चारों में से एक चीज ले लो, पालक,
मेथी, बथुआ या चौलाई, अगर आंवला मिले तो एक डाल लेना, थोड़ी सी हल्दी, मामूली सी काली मिर्च और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, आधा गिलास जूस तो इसका बना लो, और आधा गिलास स्वाद के लिए पाइनएप्पल, मौसमी या संतरा डाल लो। पूरा दिन सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक 5 गिलास, 6 गिलास, 8 गिलास सिर्फ यही जूस पीना है। रोटी, चावल, दूध, दही, पनीर, अंडा इस दिन कुछ नहीं खाना। अच्छा, अगर भारत की हर लड़की, हर महिला हर 3 महीने बाद ये उपाय कर लेती है, इस जन्म में भगवान ने चाहा, मेरा ऐसा विश्वास है, जो मैंने देखा आज तक, रसौली नहीं बनेगी कभी भी। आपकी यूट्रस थिक नहीं होगी, आपको बच्चा पैदा करने में दिक्कत नहीं होगी, आपको पीरियड्स की पेन्स, कोई पीसीओडी, ओवरी सिस्ट, यूट्रस फाइब्रॉइड, ये इस जन्म में नहीं होगा। और भगवान ने चाहा तो शायद कभी कैंसर भी ना हो। क्या बात। तो ये उपाय प्लीज, ये वीडियो की क्लिप काट लेना और पूरे भारत की हर महिला तक पहुंचा देना। और जब ये 3 दिन वाला उपाय करो, ये 3 दिन करना है? 3 दिन करना है। हर महिला को जो नॉर्मल है उसको हर 3-3 महीने बाद करना है। 3 दिन तो पहले वो हल्दी वाला, पहले 3 दिन हल्दी और घी वाला उपाय करना है। ठीक है। हल्दी, काली मिर्च, त्रिकटू और वो शुंठी अदरक वाला, और फिर 3 दिन ग्रीन जूस पीना है, यानी कि 6 दिन ध्यान रखना है। 6 दिन। हमने क्या करा, उस ग्रीन जूस के साथ एक चीज ऐड करी है, हमने गट केयर जूस बनाया। गट केयर, उसमें गुड बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं बॉडी के अंदर। और हमने एक बनाया सी बकथॉर्न जूस, सी बकथॉर्न विद अश्वगंधा। अच्छा। तो हम बोलते हैं वो जो 3 दिन उपाय करो ना ग्रीन जूस का, तो उसमें गट केयर जूस और सी बकथॉर्न जूस मंगवा लो। अच्छा। वो 15-15 ml दिन में 3 बार ले लो। और जिसका लीवर फैटी है वो भी ये उपाय कर लो, पुरुष भी कर सकते हैं, वो भी उसमें यकृत केयर जूस जोड़ दें। और ये सब store.jinasico.com से उपलब्ध है। आप हैरान हो जाओगे कब आपका लीवर फैटी रिवर्स हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और मैं तो कहता हूं भारत के हर व्यक्ति को अगर इस जन्म में बीमारी नहीं चाहिए तो मेरे कहने पे 3 प्रण कर लो। नंबर 1, जो मैंने प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट सिखाई वो कर लो। नंबर 2, सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद कर दो। मतलब 6-7 अधिकतर 6 बजे, 6:30, 7, 7:30 बजे तक। ठीक। उसके बाद खाना मत खाओ। ये 9 बजे, 11 बजे जोमेटो, स्विगी बंद कर दो। कंपनी जाए भाड़ में, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम अपना ख्याल रखो बस। कंपनी के लिए मत सोचो, अपने लिए सोचो। इसके बाद हफ्ते में 1 दिन उपवास शुरू कर दो। अच्छा। अब उपवास वाले दिन आप भूखे बैठते रहोगे नहीं, तो आप पूरा दिन फलों पे या सलाद पे या इसी ग्रीन जूस पे रह सकते हो। और अगर भूख लगे, नहीं कंट्रोल हो, तो नारियल की गरी खा लेना दिन में 2, 4, 5 बार। और नहीं भूख लगे फिर भी कंट्रोल ना हो तो आप स्प्राउट्स ले लेना, अंकुरित चाट। अच्छा। लेकिन पका हुआ भोजन इस दिन मत खाना, और दूध दही मत लेना। सप्ताह में 1 बार। सप्ताह में 1 बार कर लो। क्या? और जिसको भी कोई भविष्य में डर लग रहा है कि मेरे ट्यूमर है, रसौली है, गांठ है, तो बिना बायोप्सी, बिना एफएनएससी, बिना जांच कराए, बिना पेट स्कैन के पहले ये उपाय कर लो ना 2-3 बार 10-10 दिन के गैप पे। क्या अब तक गांठ गायब ही हो जाए? क्योंकि बायोप्सी के बाद, एफएनएससी के बाद वो गांठ अगर छिड़ गई और बढ़ने लगी तो कौन जिम्मेदार होगा? तो हम तो बोलते हैं कि बायोप्सी, एफएनएससी, पेट स्कैन, मैमोग्राफी ये सब मत कराओ, आप ठीक ही कर लो ना। और एक और बात, हर 6 महीने बाद पंचकर्मा करा लो। बिल्कुल। आयुर्वेद में बॉडी डिटॉक्स करा लो, वैसे ठीक हो जाओगे। आचार्य जी, जब उपवास करते हैं सबसे बड़े एक सुबह सर दर्द देने लगता है। कई लोगों का ये है कि सर भारीपन, सर आदत नहीं है ना, और हम बड़े कमजोर हो चुके हैं, हमारा बीज कमजोर है। मैं आपको एक बात बोलूं, ये भैया, आप, मैं और आप, हम चारों ना धरती पे बिना प्लानिंग के पैदा हुए हैं। मतलब हमारे माँ बाप का मूड बना और हम पैदा हो गए। और जितने लोग ये देख रहे हैं, सारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तुम सब भी बिना प्लानिंग के पैदा हुए हो, जो इस सदी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आयुर्वेद इसको मना करता है कि बिना प्लानिंग के बच्चा पैदा नहीं करना। आप लोगों का मूड बनता है, स्ट्रिप में 2 निशान लग जाते हैं, चलो रख लो जी। भैया वो नॉर्मल शुक्राणु और नॉर्मल अंडाणु है, सोचो वो कितना कमाल करता है। अगर कहीं आपने 3 महीने पहले प्लानिंग कर ली तो सोचो कितना कमाल करेगा। क्या वो दिमाग से तेज नहीं होगा? आयुर्वेद में इसको गर्भ शुद्धि, उससे पहले बीज शुद्धि, उसके बाद गर्भ धारण, ये पूरा प्रोसेस बताया है। तो मैं आपको आह्वान करता हूं, अगर आपको किसी को बच्चा पैदा करना है, आप हमारी टीम को कांटेक्ट करो। 3 महीने पहले हमने माँ और पा, डॉक्टर पा करके प्रोडक्ट बनाए हैं। अच्छा। मियाँ के लिए और बीवी के लिए, कि जब भी बच्चा पैदा करना है 3 महीने पहले ये प्रोडक्ट यूज करो। और उस किताब में बताए नियम यूज करो।
जो किताब में हमने नियम बताए हैं वो नियम यूज करो। आप हैरान हो जाओगे। उसके बाद आप प्रेगनेंसी प्लान करो। आप इस जन्म में भी ना हष्ट पुष्ट सुंदर सुशील हेल्दी बच्चा पैदा कर सकते हो। फलों की जब बात आती है या भोजन की जब बात आती है, ज़मीन में पेस्टिसाइड का बड़ा प्रचलन अब पिछले 20 सालों से बढ़ा है। हम देखते हैं भूमि का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो भी बहुत घटा है। न ज़मीन में वो ताकत रही है कि स्वस्थ संतानें जैसे हम पैदा नहीं कर सकते हैं, वैसे स्वस्थ पौधे देने की भी क्षमता धीरे धीरे खत्म हो गई है हमारी तो गलतियों के गर्भ कारण। की बात कर रहा हूँ, वही तो है, वही है सारा। जैसे गर्भ अगर मजबूत नहीं है तो बच्चा मजबूत कैसे बिल्कुल, होगा? बिल्कुल। तो अगर धरती में कार्बन कम होगा, मैग्नीशियम कम होगा, तो वो माइक्रोब्स आया कम होंगे, तो फसल अच्छी कैसे अब आएगी? मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि आज जो पेस्टिसाइड और ये सब जितना भी केमिकल दे रहे हैं उसका प्रभाव ह्यूमन बॉडी पर पड़ रहा है जब हम जो भोजन कर रहे हैं भोजन पर। अब जब फलों की बात आती है, अनाज की बात आती है, ये जो सारा पेस्टिसाइड युक्त हम अन्न खा रहे हैं ये कैंसर का एक बड़ा कारक है। आप मानते कैंसर हैं? का, किडनी फेल का, लीवर फेल का, हार्ट अटैक का, ब्रेन ट्यूमर का, रसौली का, बच्चा ना होने का, सेक्स पावर में कम होने का, ये सब बीमारी है। मैं सारे किसान भाइयों को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप प्लीज बिना पेस्टिसाइड के, बिना केमिकल के अन्न उगाना शुरू करें। और मैं कहता हूं क्यों अन्न और चावल उगाए जा रहे हो? आप जड़ी बूटियां उगाना शुरू करो, बहुत आप फलों के वृक्ष लगा लो। और चंडीगढ़ के पास मैंने एक प्लांट लगाया है, सीबीजी प्लांट। हमारे यहाँ रोज 18,000 लीटर रोज की देसी गऊ की खाद निकलती है। मैं सबको निशुल्क देने को तैयार हूं। आप हमारे यहां से ले जाओ और अपने खेतों में डालो। 18,000 लीटर रोज की हमारे यहां से स्लरी निकल रही है, देसी गायें। अच्छा और सुन लो, जो मेरी गौशाला है, हमारी गौशाला है, वहां टोटल 1200 गायें हैं। अच्छा, और सारी की सारी भारतीय गायें हैं। जहां हमारी रिसर्चेज होती हैं, हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जहां हम गौमूत्र पैक करते हैं, हमारे यहाँ एक भी जर्सी, एचएफ गाय, अमेरिकन गाय, ऑस्ट्रेलियन गाय नहीं है। बहुत सही। और हमारे यहाँ एक भी भैंस नहीं है। और हमारे यहाँ जो गौमूत्र भी होता है पैक, वो बछड़ियों का होता है। जो गाय ब्याता हो जाती है उसके बाद उसका गौमूत्र नहीं पीना होता। गौमूत्र सिर्फ बिना ब्याही माँ का होता है। बिल्कुल। और उसमें हम कई जड़ी बूटियां इन्फ्यूज करते हैं, मोरिंगा है, अश्वगंधा है, उनको मिलाकर हम गोअमृत बनाते हैं जो हमारे यहाँ बिल्कुल ऑनलाइन मिलता है। और हम अपने यहाँ शुद्ध देसी घी भी बनाते हैं। अच्छा, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं बनता, इसलिए हम उसका प्रचार नहीं करते, क्योंकि हमारे पास ज्यादा है ही नहीं। है नहीं। मुश्किल से कभी 1100 किलो बनता है, कभी 800 किलो निकलता है, क्योंकि गाय का दूध घटता बढ़ता रहता है। क्योंकि कभी उनका दूध कम हो जाता है, कभी दूध बढ़ जाता है, क्योंकि कोई ब्याई हुई है, कोई गाय नहीं ब्याई हुई है। और ये सारी गौशाला जो मैं चलाता हूं, हमारे साथ चलती है। चंडीगढ़ में पिंजौर में है कामधेनु गौशाला, श्री कामधेनु गौशाला। आप लोग वहां विजिट भी कर सकते हो। बहुत बढ़िया। और जो सीबीजी प्लांट हमने लगाया है वो आप भी अपने यहाँ लगा सकते हो। हम आपको पूरी मदद करेंगे। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। बहुत सारे किसान भाई बहन, बहुत सारे पशुपालक हमसे जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं तो ये लोग भी उस स्वास्थ्य के मूवमेंट में ही साथ है, तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हमारा बैठ सकता है। एक प्रश्न इसमें ये है डॉक्टर साहब कि मेरे पिछले दिनों एक व्यक्ति आया जो इंश्योरेंस करता था। तो उन्होंने बोला, गौतम जी आप इंश्योरेंस लेते हैं? बोला हाँ इंश्योरेंस है। तो आप कैंसर का भी एक इंश्योरेंस ले लो। तो मैंने कहा क्यों? बोले आज जैसे शुगर है, जैसे बीपी है, सामान्य हो गया है, कैंसर भी अब सामान्य रूप से एक ऐसी आम बीमारी हो गई है। आपके भी यहाँ बहुत सारे पेशेंट आते हैं। तो कैंसर, क्योंकि आपने इस पर बहुत काम किया है, हम जब सिद्धू जी की बात सुनते हैं, उनका वीडियो बहुत वायरल हुआ और उन्होंने उसको उपाय भी सही किया है। तो कैंसर का मूल कारण क्या है और उसका समाधान क्या है आपके द्वारा? देखो, ये एक लंबा टॉपिक है। मैं पहले पुराने टॉपिक में एक लाइन जोड़ दूं कि हमारे जो गैस प्लांट लगाने के बाद हरियाणा सरकार ने 550 करोड़ का बजट अलग से अलॉट कर दिया कि अगर हरियाणा में किसी की गौशाला है और वो ये सीबीजी प्लांट लगाना चाहता है तो सरकार उसको मदद देती है, डिस्काउंट देती है। और सीबीजी प्लांट में गैस बिकती है। हम लोग भी अपने यहाँ पे रोज की 200 किलो गैस भरते हैं।
जो हम बेचते हैं। खैर अभी हम बेचते नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ गऊओं का क्रीमेशन ग्राउंड बनाया गया है। तो हमारे यहाँ गऊएं जो मर जाती हैं सड़कों पे लावारिस, उनका दाह संस्कार किया जाता है, तो वहाँ वो गैस यूज होता है। अच्छा, कुछ हमारे जो वहाँ पे लंगर चलता है वहाँ वो गैस यूज हो जाती है। तो हम तो 200 किलो होती है, क्योंकि हमारा प्लांट छोटा प्लांट है, क्योंकि 1100 गाय है सिर्फ। लेकिन वो प्लांट देखने योग्य है, आपको आना चाहिए। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ। तो कैंसर इतना नहीं बढ़ रहा जितना कैंसर को बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, मतलब एक इंडस्ट्री है जो चाहती है आपको कैंसर हो जाए, इसीलिए आपके खाने में प्रिजर्वेटिव, केमिकल्स और प्रोटोकॉल्स की मात्रा बदल दी गई है। जैसे पहले आप गॉल ब्लैडर कटवाते थे और गॉल ब्लैडर कटवा के घर आ जाते थे, आजकल गॉल ब्लैडर कटने के बाद एक प्रोटोकॉल ऐड हो गया कि वो बायोप्सी के लिए जाएगा। अगर वो बायोप्सी के लिए जाएगा तो 30 से 50% को बोला जाएगा आपको कैंसर है। तो फिर कीमो, रेडिएशन की सर्जरी शुरू हो जाएगी। हॉस्पिटलों में भी तो टारगेट मिलते हैं ना। पहले आपको बवासीर होता था, फिशर होता था, फिस्टुला होता था। आजकल एक नया प्रोटोकॉल जुड़ गया है कि उस हिस्से की बायोप्सी करो। युवा 25 साल का लड़का, 31 साल का लड़का यहाँ लैट्रिन बैग लगा के घूम रहा है, क्योंकि रेक्टम कैंसर है, लैट्रिन की जगह काट दी गई। गलत डिसीजन। एक सड़क गलत मुड़ जाए ना दिल्ली में आपको पता है, दिल्ली में आप एक चौक या एक रोड गलत मुड़ जाए, पता नहीं कहां से घूम के आना पड़ता है। तो सेम अगर आपका एक डिसीजन गलत हो जाए ना, तो गलत 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 ही होता चला जाता है। जैसे आपको कोई भी तकलीफ आती है, आपको शुगर हाई आ गई, आपकी बॉडी में कोई गांठ आ गई, कोई ट्यूमर आ गया, कोई रसौली आ गई, अल्ट्रासाउंड आ गया, तो बायोप्सी मत कराओ, एफएनएससी मत कराओ, पेट स्कैन मत कराओ, मैमोग्राफी मत कराओ ब्रेस्ट में गांठ की। आयुर्वेद में आगे पंचकर्म करा लो ना, ठीक ही हो जाओगे। लेकिन अब आप जांच कराने चले गए, उन्होंने आपको बोला जी डाउट लग रहा है, फिर आपके मामा, चाचा, ताऊ का प्रेशर आएगा, जीजा का प्रेशर आएगा, बुआ का प्रेशर आएगा, फिर अब आगे जांच कराने में ऐसा फंसोगे, फिर वो कीमो, रेडिएशन, और जब शरीर कंडम हो जाएगा, व्हील चेयर पे आ जाओगे, स्ट्रेचर पे आ जाओगे, तब आप बोलोगे आयुर्वेद में सर कोई इलाज है, सर चला नहीं जा रहा। अच्छा, आप हॉस्पिटल चल के गए थे? हाँ जी। अब क्या हुआ? कीमो ने मार दिया। तो सर क्यों मरने गए कीमो से? ऐसा नहीं है कीमो सबको मारती है, लेकिन 30 से 50% लोगों को कीमो बहुत साइड इफेक्ट देती है। और आप कीमो का ना एक रिसर्च पेपर लगा दो, यहाँ पे मैं दे देता हूँ आपको, चाहो तो एक स्कैनर लगा दो स्क्रीन पे कि कीमो के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। अंधा कर सकती है, लीवर फेल कर सकती है, किडनी सेल फेल कर सकती है। और कई बार जब कीमो होती है तो 3 से 7 दिन तक तो बंदा बिस्तर से नहीं उठ पाता, बहुत कष्ट, पॉटी सुसु नहीं कर पाता। अच्छा, उसी दौरान हार्ट अटैक पड़ गया, उसी दिन ब्रेन स्ट्रोक हो गया, तो पता क्या बोलेंगे? कैंसर से मर गया। जबकि मरा किससे? कीमो से। लेकिन ये नहीं बोलेगा कोई। जैसे कोरोना में आप हॉस्पिटल गए और डॉक्टर ने आपको एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन, रेमडेसिविर, HCQ दिया और आप मर गए, तो मरे किससे? कोरोना से। जबकि मरे किससे? रेमडेसिविर, एजिथ्रोमाइसिन या आइवरमेक्टिन या HCQ के कॉकटेल से मरे आप। लेकिन बोला क्या जाता है? कोरोना से मर गए। जैसे आपको डेंगू हो गया, आप हॉस्पिटल गए, आपको ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी, आपकी दवाइयां शुरू हो गई और आप मर गए, क्या लिखा जाएगा? डेंगू से मर गए। डेंगू से नहीं मरे आप, डेंगू के गलत इलाज से मरे। तो ऐसे ही ये जो डेथ लेटर पे लिखा जाता है ना, कैंसर से मर गए, कैंसर से 99% लोग नहीं मरते। लोग कीमो के साइड इफेक्ट, रेडिएशन के साइड इफेक्ट, इम्यूनोथेरेपी के साइड इफेक्ट, या टेस्टिंग के साइड इफेक्ट, या डर के साइड इफेक्ट से मरते हैं। तो वक्त रहते आयुर्वेद में आओ। और मैं तो कहता हूं बीमार होने की वेट क्यों कर रहे हो? एक कहावत सुनी होगी आपने, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मैं बोलता हूं प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। आप बीमार होने की वेट क्यों कर रहे हो? आप बीमार होने से पहले ही आयुर्वेद में आ जाओ और आप पहले ही पंचकर्मा करा लो हर 6 महीने बाद। जब मरोगे थोड़े कम छोड़ जाना। और अब तो वैसे भी सारे हेल्थ इंश्योरेंस में आयुर्वेद का इलाज फ्री होता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, फ्री इलाज हो जाएगा। 15 से 20 हजार रुपए में सर 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। और अगर आपने हर 6 महीने बाद सिर्फ 8 दिन भी पंचकर्मा कराया, बहुत बढ़िया सेंटर पे भी, तो भी मुश्किल से आपका 1.5 लाख रुपए लगेगा। और इंश्योरेंस कितना है आपका? 5 लाख का। तो आप बताओ, हेल्थ इंश्योरेंस करा लो ना, हाथ जोड़ के विनती है, करा लो। अच्छा जी, इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न है। बिल्कुल आप वही बात कह रहे हैं। नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, सस्ती इलाज पद्धति,
महात्मा गांधी ने भी कहा मेरा स्वतंत्र होने के बाद मेरा एक विधायी काम रहेगा कि मैं नेचुरोपैथी का प्रचार प्रसार करूं, उन्होंने भी किया। आयुर्वेद का भी यही था। सस्ती इलाज पद्धति को महंगे हॉस्पिटल में कैद कर लिया गया है, जहां सामान्य व्यक्ति आकर के अपना इलाज नहीं करा सकता। ऐसे जनसामान्य का प्रश्न है। आज की डेट में ना आप सोचो कि वृंदावन में पिछले पूरे साल में 8 करोड़ लोग आए टूरिस्ट, और गोवा में 3 करोड़ लोग गए। आपको पता है दुबई का सबसे बड़ा टूरिस्ट कौन है? भारतीय। थाईलैंड का सबसे बड़ा टूरिस्ट कौन है? भारतीय। वियतनाम में सबसे बड़ा टूरिस्ट कहां से आ रहे हैं? भारतीय। आप मुझे बताओ भारतीयों के पास कमी किस चीज की है? तो भारत में भी बहुत सारी जनता है जो फैसिलिटीज चाहती है, चाहे वो इलाज सस्ता हो, उनको रूम बढ़िया चाहिए, एसी चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, स्टाफ चाहिए, पर्सनल ट्रेनर चाहिए, तो फिर आपको वैसी फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी। अब आप गंदे से कमरे में, अगर आप छोटे से कमरे में 1-2 फैसिलिटी दोगे और 500,000 रुपये फीस लोगे, तो वैसा ही व्यक्ति आएगा आपके पास। तो वो भी जरूरी है, लेकिन अच्छी 5 स्टार फैसिलिटी दोगे तो वैसी दुनिया भी है। और जब हेल्थ इंश्योरेंस ने सब कवर कर दिया है, तो मुझे समझ नहीं आता सब अपनी फैसिलिटी को बढ़िया क्यों नहीं करते। अगर किसी को मदद चाहिए, हम करने को तैयार हैं। अगर कोई जुड़ना चाहे, नेचुरोपैथी वाला, योगा वाला एक्सपर्ट जुड़ना चाहे, तो हम स्क्रीन पे नीचे एक नंबर दे देंगे, एक मेल आईडी डाल देंगे, आप हमें अपना रिज्यूम शेयर करो। अभी हमारे साथ पूरे भारत में 900 डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। 900, 600 डॉक्टर तो संस्था के पेरोल पे हैं। अच्छा, 600 डॉक्टर तो हमारे यहाँ से सैलरी लेते हैं रेगुलरली, और 4500 एम्प्लॉइज हैं हमारी कंपनी में। मतलब जीना सिको संस्थान में 4500 एम्प्लॉइज हैं। लगभग 1500 आउटसोर्स एम्प्लॉई हैं। और जहां बैठे हो मेरठ हिम्स, ये शुद्धि हिम्स, जो जिसको हिम्स मेरठ बोलते हैं, हम जीना सिको हिम्स मेरठ। मेरठ में नहीं है ये, बेसिकली मुरादनगर में है। मेरठ और दिल्ली के बीच में है, गाजियाबाद क्रॉस करते ही गंगा के किनारे है। 25 एकड़ का कैंपस है। यहाँ पे जितने माली काम करते हैं, जितने कर्मचारी 4th ग्रेड पीएन काम करते हैं, इन सबके बच्चे अंदर ही पढ़ते हैं। अच्छा, और निःशुल्क पढ़ते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। आसपास के कई गांव के बच्चे यहाँ निःशुल्क पढ़ते हैं। तो हम लोग एक काम नहीं कर रहे, हम इस, और हमारे बच्चों को आप चेक कर लो, चल के अंदर आप रिकॉर्डिंग कर लो, सब तरह के मंत्र आते हैं, शास्त्रों की पूरी विधियों का वर्णन है उनको सब पता है, जो इस उम्र में गुरुकुल के बच्चों को पता होता था। वो हम नहीं सिखाते हमारे यहाँ कि औरंगजेब का बाप शाहजहां, शाहजहां का बाप बताओ जहांगीर, जहांगीर का बाप कौन? अकबर। उसका बाप बाबर, उसका बाप हुमायूं। हम नहीं पढ़ाते यहाँ पे। हम सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम पढ़ाते हैं यहाँ पे। हम चंद्रशेखर आजाद के पिता का नाम पढ़ाते हैं यहाँ पे। हमें ये गलत इतिहास नहीं पढ़ाना किसी को। और हम नहीं पढ़ाते भारत गुलाम था। आपको पता है 1948 में चाइना ने अपना इतिहास बदल दिया था। चाइना और भारत और सिंगापुर एक साथ आजाद हुए थे, 1 साल के गैप पे। आज भी हम पढ़ते हैं भारत मुगलों का, अंग्रेजों का गुलाम रहा। चाइना में किसी को पता ही नहीं हम गुलाम रहे, क्योंकि वहां की सरकार ने स्कूलों में पढ़ाया ही नहीं। हमारे यहाँ तो दिल्ली जाओ, तुगलक रोड, औरंगजेब रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड। अरे साला लगता है क्या हम मुगल नगरी में आ गए क्या? स्व का जो आभास था वो तो स्वतंत्र विकसित होना चाहिए था भारत में। तो चाइना और सिंगापुर ये नहीं पढ़ाते अपने स्कूल की किताबों में कि हम गुलाम रहे, इसीलिए चाइना और सिंगापुर तरक्की कर गए हैं। और चाइना को अगर आप जाके देख लो तो हम चाइना से 20 साल पीछे हैं। 20 साल चाइना से हम 20 साल पीछे हैं। तो आचार्य जी, एक बड़ा प्रश्न ये है, सामान्य जो शहरों में रहने वाले सामान्य मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो 8 से 10 घंटे की नौकरी करते हैं, 1 घंटा आना जाना, यानी 12 घंटा उनका सफ़र में और नौकरी में बीतता है। 12 घंटा घर पे रहते हैं, जिसमें 6-7 घंटा वो सोते हैं, बाकी घर पे बातचीत करते हैं। ऐसे सामान्य मध्यम वर्गीय लोगों के लिए स्वस्थ रहने का क्या फॉर्मूला है, क्या तरीका है? सूरज डूबने के बाद खाना। या एक काम करो, इनको बोलो सारे शहर वाले इकट्ठे हो, हाथ जोड़ो और बोलो, हे परमपिता परमात्मा, हे सूर्यदेव, कृपया करके रात को 12 बजे डूब जाए कर। क्या पता शायद सारा शहर इकट्ठा होके बोले तो मान जाए। मैंने ऐसा सुना है, लोग बोलते हैं सामूहिक प्रार्थना करो तो शक्ति होती है।
भैया गलत काम में सामूहिक प्रार्थना की शक्ति भी नहीं चलती। तो सूरज उतने बजे डूबेगा, आपको सुधरना है। अच्छा एक बात बताओ, चिड़िया कबूतर तोतों को उड़ना होता है, आपको कब दिखते हैं वो चारा खाते हुए, मतलब दाना चुगते कब दिखते हैं वो? दिन में ही दिखते हैं, रात को नहीं अपने घोंसले में। और ये रात को 2 बजे ये दिल्ली के पास वो ढाबे हैं, या 2 बजे भटूरे छोले खा रहे होते हैं, चावल बड़ा परोठे फेमस खा है। रहे होते हैं। कनॉट प्लेस का चावल बड़ा फेमस है। तो भैया हाथ जोड़ के विनती है, ये शरीर रात सोने के लिए है, दिन जागने के लिए है, रात को बॉडी को अपनी सफाई करनी है। अच्छा मैं 3-4 बातें समझाना चाहूंगा प्लीज, अगर आप इजाजत दे तो। अच्छा कैसे पता चलेगा कि आपको हार्ट अटैक पड़ने वाला है? आजकल खड़े खड़े हार्ट अटैक पड़ रहा है। हाँ, बहुत आप एक वीडियो दिखा दो स्क्रीन पे, मैंने बना रखी है, आप दिखा दो। 25वीं सालगिरह पे बंदा डांस कर रहा था मीवी के साथ, गिर कर मर गया। कार्डियक अरेस्ट। 7वीं क्लास की लड़की स्कूल जा रही थी, बेंच पे बैठी गिर के मर गई। अभी जिस दिन मोदी जी मकर संक्रांति वाले दिन अहमदाबाद गए, तो वहीं उसी मोहल्ले में 8 साल का बच्चा पतंग उड़ा रहा था, छत पे हार्ट अटैक से मर गया। अभी 31 साल का लड़का कबड्डी खेल रहा था, कबड्डी प्लेयर संगरूर में, हार्ट अटैक से गिर के मर गया। रोज वीडियोज आ रही है, लोग जिम में गिर के मर रहे हैं। अभी सोलन में एक डॉक्टर था, घोड़ी के आगे डांस कर रहा था शादी में, और वहीं गिर के मर गया। अभी 32 साल का लड़का कार्डियोलॉजिस्ट, खुद हार्ट का डॉक्टर, भोपाल में ऑपरेशन कर रहा था, ऑपरेशन करता करता हार्ट का खुद ही गिर के मर गया, जबकि 15 दिन पहले उसकी रिपोर्टें नॉर्मल आई थी। ऐसे 28 साल का लड़का इंदौर में ऑपरेशन में डॉक्टर राउंड लगा रहा था, गिर के मर गया। अभी पिछले साल सूरत में डांडिया में 10 लोगों को हार्ट अटैक पड़ा एक साथ, मतलब वहीं उस प्रोग्राम में, और 7 की डेथ हो गई। तो कभी भी किसी को भी हार्ट अटैक पड़ सकता है, कभी भी किसी को इमरजेंसी आ सकती है। मैं एक तरीका सिखा रहा हूं, सुबह 9 बजे या 10 बजे अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, अच्छा, और रात को 9 या 10 बजे दोबारा ब्लड प्रेशर चेक करें। सुबह का ब्लड प्रेशर रात के ब्लड प्रेशर से 10-15 पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, तो समझो आपका हार्ट सेफ है। मतलब अगर सुबह 140/90 आया, तो शाम को 130/80 या 130/85 या 135/85 आना चाहिए। अगर सुबह 125/85 आया, तो शाम को 120/80 या 115/75 आना चाहिए। अगर सुबह 200/100 आया और शाम को 180/90 आ रहा है, तो भी बहुत अच्छी बात है। मतलब सुबह का ज्यादा होना चाहिए, शाम को कम होना चाहिए। तो पहला हो गया हार्ट अटैक पड़ने का क्या लक्षण है। नंबर 2, किडनी फेल एकदम हो रही है। किसी को भी किडनी फेल कहीं भी कभी भी हो रही है, इसको CKD बोलते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज। एक होता है एक्यूट किडनी डिजीज, इसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यूरिन में पेशाब आना, ऐसे 36 बीमारियां हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, किडनी की बीमारी ना आए, किडनी खराब ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसका एक तरीका है कि आप सुबह 9 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक अपना यूरिन चेक करो, एक बॉटल में भरो, 2 बोतलें ले लो खाली, एक सुबह 9 से शाम के 9 बजे तक भरो बॉटल में यूरिन, और एक में रात के 9 से सुबह 9 बजे तक भरो। मतलब जब जब आता है उसमें भर ले वो। हाँ, उस बॉटल में भरो एक दिन। अच्छा। महीने 2 महीने में एक बार कर लो। ठीक है। तो सुबह 9 से रात के 9 वाला यूरिन, रात के 9 से सुबह 9 वाले यूरिन से 3 से 4 गुना होना चाहिए। तो किडनी स्वस्थ है, किडनी खराब होने का कोई खतरा नहीं है। क्योंकि किडनी टेस्टों में तो नॉर्मल आती रहेगी, लेकिन जब 70% खराब होगी तभी टेस्ट में आएगी। अच्छा, मतलब किडनी का एक प्रॉब्लम है, जब तक 70% से ऊपर खराब नहीं होगी, रिपोर्टों में नहीं आएगी। तो आपके इंतजार करते रहोगे रिपोर्ट की। अब लीवर का टेस्ट सुन लो, क्योंकि लीवर भी जब तक 90% फेल नहीं होता पता ही नहीं चलता, 80% फेल नहीं होता पता ही नहीं चलता। तो क्या तरीका है कि सुबह आप जो भी करते हो रूटीन में करो, रात को आपको 10 साढ़े 10 सो जाना है। अगर आप 10 साढ़े 10 11 बजे तक भी सो जाते हो, और 2 से 4 घंटे के बीच में अगर आपकी नींद खुलती है, तो समझो लीवर खराब होने का इशारा दे रहा है। अब बीच में कई बार नींद खुल जाती है, गलत, नहीं खुलनी चाहिए, वो बॉडी का इशारा। बॉडी बोल तो सकती नहीं ना, अब लीवर बोल तो सकता नहीं, किडनी बोल तो सकती नहीं, हार्ट बोल तो सकता नहीं, ए बचाओ मुझे बचाओ। एक महिला डूब रही होगी बोलेगी बचाओ, एक बच्चा डूब रहा होगा बोलेगा बचाओ। अब लीवर कैसे बोल रहा है, बोलेगा कि मैं बचाओ? तो लीवर एक लक्षण देता है, रात को 2 बजे 1:30 बजे 2:30 बजे आपकी नींद खुलेगी, चाहे यूरिन के लिए खुल रही है, तो वो गलत है। इसका मतलब लीवर खराब होने की तरफ चल पड़ा है। या तो लीवर फेल होने वाला है, या किडनी फेल होने वाली है, या हार्ट अटैक पड़ने वाला है। तो ये सिम्टम है बड़ी बीमारी आने का। और एक और बात, जब हमारा पेनक्रियास जागता है उसी टाइम खाना खाओ। अच्छा, पेनक्रियास के सोने के टाइम से 2 घंटे पहले खाना खा लो।
तो एज पर 2017 की नोबेल प्राइज स्टडी सर्केडियन क्लॉक के हिसाब से जो पेनक्रियास के जागने का टाइम है वो सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे है और सोने का टाइम 8, साढ़े 8 बजे है। तो डिनर 7 बजे तक खत्म कर लेना चाहिए और नाश्ता 9 बजे, साढ़े 8 से पहले नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि उसको बेचारे को हजम करने के लिए लोड भी तो लेना है ना। अब आप रात को 11 बजे खाओगे तो पेनक्रियास तो सो गया। ये सामान्य आदत में आ गया है आचार्य जी। आजकल 11 बजे डिनर सामान्य हालत में आ गया। हम युवाओं को देखते हैं, हार्ट अटैक भी तो पड़ रहे हैं ना, स्टंट भी डल रहे हैं, बाईपास सर्जरियां हो रही हैं, कैंसर हो रहा है, किडनी फेल हो रही है, डायलिसिस हो रहे हैं, ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, घुटने ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। सामान्य रूप से जब हम सब्जियां मेरे हिसाब से सर हमें ना एक पार्ट 2 बनाना चाहिए। आज वाले पार्ट 1 को छोड़ देते हैं क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो अगर अगले 3 घंटे में 1000 कमेंट आएंगे ना तो हम पार्ट 2 बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। ठीक है सर? बिल्कुल। ताकि इनको देखना भी तो, इनको अगर समझना ही नहीं है सर, अगर हमारे देश की जनता को सुधरना ही नहीं है और वो ज्ञान चाहती ही नहीं है तो हम क्यों देके अपना टाइम खराब कर रहे हैं? बिल्कुल। तो बोल दो इनको कितने कमेंट चाहिए तो हम पार्ट 2 बनाएंगे। और ये रहे आचार्य मनीष जी जिन्होंने बहुत सरल से और बहुत विस्तार से स्वास्थ्य बचाव आंदोलन की ये बातें कही। हम सब स्वस्थ रहें और बहुत सामान्य तरीके से इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हमको। हमारा पार्ट 2 अगला ज़रूर आएगा, लेकिन उससे पहले आपके रिस्पांस का, आपके कमेंट्स का और आपके राय का हम ज़रूर इंतज़ार करेंगे कि हम पार्ट 2 में क्या क्या बातें रखें। अभी बहुत सारी बातें हैं स्वास्थ्य को लेकर, मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, मेरे कागज पे भी बहुत काफी सारे है ना जिसपे आप लिख के लाए थे, उसमें तो सवाल पूछा ही नहीं आपने। पूछा ही नहीं है, तो बहुत सारे प्रश्न। मैं भी आपको बताना चाहूंगा, अभी थोड़े दिन पहले मैं लाफ्टर शेफ में गया था। लाफ्टर शेफ जब भारती, कृष्णा, सुदेश जी, अंकिता लोखंडे और वो आपका एलविश यादव, ये सब उसमें कुक हैं। एक कंपटीशन चलता है कलर्स के शो पे, लाफ्टर शेफ। तो मैं लाफ्टर शेफ के शो पे आया और मेरी टोटल 13 मिनट की प्रेजेंस रही। मैं 1.5 महीना पहले आया था, 2 महीने पहले। सर मेरे को कलर्स से चैनल से फोन आया कि सर इतने कमेंट ना इस जन्म में पहले कभी नहीं आए थे कि सर आचार्य जी को दोबारा बुलाओ। कहता है हमारे सारे प्रतिभागियों ने बोला दोबारा बुलाओ। तो मैं 1 महीने बाद ही लाफ्टर शेफ में दोबारा गया। बहुत बढ़िया। अभी मैं खतरों के खिलाड़ी की शूट करके आया हूँ। मैं अफ्रीका गया था शूट करने। आप लगते भी खतरों के खिलाड़ी हैं। नहीं। और इससे पहले 3 महीने पहले मैं मास्टर शेफ में आया था और मैं एक ही काम से इन जगह जगह जा रहा हूँ। अभी मुझे इंडियन आइडल है, ऐसे ही सास भी कभी बहू है, अनुपमा है, बिग बॉस है, इन सब से भी निमंत्रण आते हैं और मैं जाता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ एक है, भारत में कोई बीमार ना पड़े। तो प्लीज आज इस पॉडकास्ट खत्म होने से पहले एक मैसेज अपने साथ लेकर जाओ कि बीमार ही नहीं पड़ना है। इलाज की तो बात ही दूर की है, बीमार नहीं पड़ना है। अपना ठेका खुद लेना है, अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर नहीं, प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। अपना डॉक्टर खुद बनना है। अब आप सर जो मर्जी करके खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद। और मनीष जी ने बहुत सारी बातें बताई है। अब हम अगले पॉडकास्ट में रखें या ना रखें, कितना रखें, कौन से प्रश्न रखें, ये आपके ऊपर है। प्रश्न भी आप ही बता दो। प्रश्न भी आप बता। और सर पूरे इंडिया में हमारे 120 सेंटर हैं और सारे हेल्थ इंश्योरेंस हमारे यहाँ चलते हैं। अभी बहुत सारे लोग ना इलाज की वजह से गरीब हो रहे हैं। मंगलसूत्र बिक रहा है, उनके घर का प्लॉट बिक रहा है, खेती की जमीन बिक रही है। प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, नीचे बैठ के पेशाब करना शुरू करें। टॉयलेट सीट घर में, अगर आपके घर में कितने बाथरूम है? 2 है। तेरे घर में कितने भैया? आपके घर में कितने हैं? तो यार जितने लोग हैं सबके घर में 2-2 है। तो प्लीज एक बाथरूम तोड़ के इंडियन कर लें और उस पर लिख के लगाएं स्वस्थ लोगों के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, और दूसरे पे लगाएं सारे पैसे डॉक्टर को देने के लिए। तो आपका अपने आप मन करेगा कौन से वाले में जाना है। बहुत सही। और एक और रिक्वेस्ट करूंगा, खाना खाना है वज्रासन में बैठ के खाओ। सुबह सुबह उकड़ू बैठ के गरम गरम पानी पियो, हर्बल टी पियो, आंवले का जूस पियो, सी बकथॉर्न जूस पियो अश्वगंधा के साथ, जो भी पीना है। सुबह सुबह खाली पेट गर्म पानी भी पीना ना, उकड़ू बैठ के पियो और उकड़ू बैठ के ही पॉटी करो, यानी कि घर में जो 2 टॉयलेट सीट है। और दिन में 2 बार तो एटलीस्ट नीचे बैठ के यूरिन कर सकते हो आप। एक तो सुबह नहाते टाइम बाथरूम में कोई देख नहीं रहा होता तो आप नीचे बैठ के कर लो। रात को सोने से पहले जब कपड़े बदलते हो तो कपड़े तो उतारते ही हो, तो नंगे तो होते ही हो, तो नीचे बैठ के कर लो। उस टाइम कपड़े गीले नहीं होंगे आपके। तो 2 टाइम तो एटलीस्ट नीचे बैठ के यूरिन कर सकते हो ना। भारत की किडनियां बच जाएंगी,
भारत के लोगों के घुटने बच जाएंगे, भारत के लोगों के ऑपरेशन बच जाएंगे, और ऐसे किसान सामने आए, बिना स्प्रे वाली फसलें उगाना शुरू करें, और जितनी फसलें उगेगी मैं खरीदने को तैयार हूं। क्या बात, एक संदेश हमारे किसान भाई बहनों तो के लिए। जो भी किसान कोई भी जड़ी बूटी उगाना चाहता है और बिना स्प्रे के, बिना केमिकल के, हम सारी जड़ी बूटियां खरीद लेंगे, मेरी जिम्मेदारी है। क्या बात, हम पूरे देश के साथ मदद करने को तैयार हैं, लेकिन क्या आप भी हमारी और इस देश की मदद करने को तैयार हैं? और मुझे लगता है भारत एक ही चीज से विश्व गुरु बन सकता है। भारत विश्व गुरु बन सकता है, दोबारा सुन लो, क्योंकि भारत का एक ही चीज बची है अभी जो भारत की है, वो है आयुर्वेद, पंचकर्म, नेचुरोपैथी, हमारी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, हमारी गौपैथी, हमारी भारतीय गाय से जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं हमारे पास पूरी दुनिया में, क्योंकि भारतीय गाय तो भारतीय है ना, तो यही है हमें विश्व गुरु बना सकती है। तो अगर हम ऐसी रिसर्चेस कर लें, ऐसे क्लिनिकल ट्रायल्स कर लें, ऐसे प्रोडक्ट डेवलप करें जिन पे भारत सरकार के और वर्ल्ड की राउंड रिसर्चेस का ठप्पा लगाओ, तो पूरी दुनिया भारत में इलाज कराने आएगी। तो मैं आह्वान करता हूं सभी आयुर्वेद के, होम्योपैथी के, नेचुरोपैथी के, एलोपैथी के डॉक्टर्स को, आओ मिलकर एक नया बेहतर भारत बनाते हैं, पूरी दुनिया का पैसा भारत में लाते हैं और भारत को अमीर करते हैं, वापस से विश्व गुरु बनाते हैं। और अभी अकेले हमारी संस्था ने 550 रिसर्च पेपर लिख दिए हैं। 550 रिसर्च पेपर, 400 तो पब्लिश हो चुके हैं, जिसमें कम से कम 40 कैंसर के हैं, 70 के लगभग किडनी फेल के हैं जो ठीक हुए पेशेंट, 50 के लगभग लीवर फेल के हैं, जिनको डॉक्टर ने हार्ट ट्रांसप्लांट बताया था वो रिकवर हुए हैं। डायबिटीज कम से कम 100 पेपर है, लोगों की रिवर्स हुई है बिना दवाइयों के। क्या बात। वैसे हमारे पास डॉक्टर बीपी की गोली, बिना एलोपैथी गोली के भी हम बीपी आयुर्वेद से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो वाली गोली जिंदगी भर खानी है। हमारे वाली खा के थोड़े दिन में बंद हो जाएगी, मतलब 1-2 महीने में, 3 महीने में हमारी वाली गोली खानी है, पहले 2, फिर धीरे धीरे 1, फिर 1 दिन छोड़ के फिर बंद कर देनी है, बीपी ठीक ही हो जाएगा। हमारे वाली भी शुगर की गोली आती है क्लिनिकल ट्रायल होके, लेकिन हमारी वाली जिंदगी भर नहीं खानी, थोड़े दिन खानी है फिर बंद कर देनी है। हमारे पास डिप्रेशन की दवाई, एंजाइटी की दवाई, नींद की दवाई है, हमारे पास किडनी की दवाई है, हमारे पास लीवर की दवाई है, हमारे पास माइग्रेन की दवाई है, हमारे पास प्रोस्टेट की दवाई है। हम सब बनाते हैं आयुर्वेद में, लेकिन हम जिंदगी भर खिलाने के लिए नहीं बनाते। हम कहते हैं आप अपना डॉक्टर खुद बनो, थोड़े दिन हम मदद करने के लिए खिलाते हैं, जो भी आपकी बॉडी में पुराना कोई डैमेज है वो पूर्ति हो जाए, फिर धीरे धीरे टेपर ऑफ करके दवाइयां बंद कर देते हैं। बिल्कुल, पहले एक इंजन था आचार्य जी, तो उसको स्टार्ट करना पड़ता था, फिर अपने आप काम करने लगता था। वही काम आप कर रहे हैं, और मुझे लगता है कुछ सीरीज के रूप में हम बातचीत करेंगे, बच्चों के लिए, कभी युवाओं के लिए, कभी बुजुर्गों के लिए। लेकिन वो सब डिपेंड करेगा पहला पॉडकास्ट कितना चलता है। बिल्कुल। पहले पॉडकास्ट को कितना प्यार मिलता है, कितना दुलार मिलता है, कितने कमेंट्स मिलते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि मुझे आपके साथ और आपको मुझे साथ पॉडकास्ट करना भी नहीं है। क्योंकि या तो मेरी में कोई बातों में कमी है, या आपके देखने वालों में कोई समझ की कमी है, दोनों बातें हो जाएंगी, बिल्कुल पता लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आप आए। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पॉडकास्ट को, इस वीडियो को पूरे भारत के हर व्यक्ति तक पहुंचाओ। अगर किसी एक की भी जान बचा ली ना आपने, कैंसर, किडनी फेल, लीवर फेल, हार्ट या किसी बड़ी बीमारी के पेशेंट की, तो उसकी दुआएं हमें भी मिलेंगी, आपको भी मिलेंगी। बहुत धन्यवाद।